कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आपकी क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसकी वन शॉट रिवीजन होने वाली है। इस वाली वीडियो में हम लोग कंप्लीटली इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, सब कुछ समझते हुए, कुछ भी छूटेगा नहीं हमारा। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों ने जो सिर्फ प्रीवियस वीडियो रही है जिसमें मैं लाइन बाय लाइन सब कुछ समझाया, अगर आप लोगों को वो वाली वीडियो देखनी हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का पूरी, आप वहां जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम आ रहा है, आपको वन शॉट में रिवाइज करना है, सिर्फ चैप्टर को एक बार देखना है क्या चैप्टर में, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है तो आप लोग इस वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे आपके पास नाम आपको दे रखा है राइज ऑफ नेशनलिज्म, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, आखिर होता क्या है नेशनलिज्म। देखो बहुत सिंपल से टर्म्स में अगर समझाऊं तो अगर हमें एक नेशन के प्रति, अपने कंट्री, अपने एक नेशन के प्रति हमारे अंदर भावना आ जाए, वो कलेक्टिव वाली फीलिंग आ जाए कि हाँ हम इस नेशन से, इस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नेशनलिज्म। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझ के चल सकते हो, मान लो इंडियंस है, अब अगर मैं बोल रही हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन, वो अलग अलग रिलीजन है, सबके अलग अलग कम्युनिटीज है, लेकिन अगर सब मिलकर बोले वी आर इंडियंस तो उनमें क्या आएगी, नेशन की भावना आएगी, उनके अंदर वो नेशनलिज्म की भावना पैदा हुई है। इसे हम बोलते हैं सिंपल फॉर्म में नेशनलिज्म। तो जब हम बोलते हैं कोई भी लोग जो एक एरिया में रह रहे हैं, एक नेशन में रह रहे हैं, जब उनके अंदर अपने नेशन के प्रति, अपनी कंट्री के प्रति प्राउड वाली फीलिंग आ जाए, कलेक्टिव है, हम सब एकजुट है, वी आर इंडियंस, वी आर जर्मन्स, वी आर यूरोपियंस, व्हाटएवर, उसे हम सिंपली क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म। ये बहुत सिंपल बात समझ में आई। अगर हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, भैया नेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पहले ही पता होना चाहिए कि आखिर नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। तो नेशनलिज्म का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जब हमें अपने कंट्री के प्रति कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली फीलिंग आ जाए, एक सेंस ऑफ प्राइड आ जाए, उसे हम सिंपली क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म। अलग अलग कम्युनिटीज में बटे हुए नहीं है हम, हमें कलेक्टिव है, हम एकजुट है, हम सब साथ है ना, हम साथ साथ है वाली फीलिंग आ जाए, उसे हम सिंपली क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म। समझ में आया? ठीक है, देखो आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखा रखी है फ्रेडरिक सूरो की यूटोपियन विजन। कोई इसी फर्स्ट वाले पेज पे आपको समझा रखा है, एक अच्छा खासा हमने देखा था। फ्रेडरिक सूरो एक फ्रेंच का आर्टिस्ट है, इन्होंने 1848 में 4 पिक्चर्स बनवाई थी, 4 पिक्चर्स इन्होंने प्रिंट करी थी, उसमें से एक पिक्चर आपको यहाँ पर दिखा रखी है। देखो ये बनाई किसने, फ्रेडरिक सूरो। फ्रेडरिक सूरो कौन है, एक फ्रेंच के आर्टिस्ट, बनाई कब, 1848 में। अब इसमें इन्होंने क्या दर्शाया, क्या दिखाया, ये एग्जाम में आपसे पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने दिखाई उनकी यूटोपियन विजन। नाउ इस वर्ड का मतलब क्या है, यूटोपियन विजन का मतलब है भैया, यूटोपिया का मतलब होता है जो चीज अभी पॉसिबल है ही नहीं, मतलब कहीं से कहीं तक हमें वो चीज लगता ही नहीं है पॉसिबल, अभी हो सकती है, अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है वो, तो उनकी एक ऐसी विजन, एक ऐसा नजरिया उनका जो कि अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बस वो सोच रहे हैं ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो, तो वो वाली चीज क्या होगी, हमारी यूटोपियन विजन। आप एग्जांपल में ये समझ सकते हो, अगर आज से 500 साल पहले अगर आप ये पूछते जो लोग रह रहे थे उनसे कि एक टाइम ऐसा आएगा, या मान लो आप उनसे बोलो कि भाई काश ना ऐसा होता, हमारे पास ना एक ऐसा डिवाइस होता कोई हाथ में बड़ा सा, और जिससे हम किसी को भी फोन कर सकते थे, हम कहीं पे बात कर लेते, किसी भी कोने में बैठकर हम एक दूसरे की शक्ल देख पाते। कोई कहेगा पागल हो गया कि किसी बातें कर रही, कहाँ पॉसिबल है भाई कि हम यहाँ बैठकर अमेरिका वाली की शक्ल देख लेंगे, यहाँ बैठकर लंदन वाले की शक्ल देख लेंगे, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन आज इज इट पॉसिबल, ऑब्वियसली इज इट पॉसिबल, इज इट। आज के टाइम पे क्या यूटोपियन विजन है या नहीं है, लेकिन उस टाइम ये यूटोपियन विजन था, क्योंकि उस टाइम पे कहीं से भी कहीं तक ये पॉसिबल नहीं था ना। सेम ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि फ्रेडरिक सूरो के, जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उनकी एक फ्रेडरिक ये लाइक मैं कहूंगी यूटोपियन विजन थी, क्योंकि उस टाइम पर जो इन्होंने अपने प्रिंट में दर्शाया वो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं नजर आ रहा था। आप समझ में आया? देखो क्या कहना चाह रहे हैं, कहते हैं पहला इन्होंने क्या दिखाया, इन्होंने दिखाया भाई यहाँ पे आप देखोगे, ये यहाँ पर आपके हैं स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। अच्छा ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी चाहिए पता होना चाहिए कई बार कि मेल है या फीमेल है, कई बार मैंने सुना है कि बच्चे इनको मेल कहते हैं, ऑब्वियसली नॉट, शी इज अ फीमेल फिगर। तो कहते हैं जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी आप देखोगे उनके एक हाथ में भैया ये यहाँ पर उनके पास ये टॉर्च दिखा रखी है, और एक हाथ में उनके पास ये चार्टर है डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि कहते हैं एक हाथ में उनके है टॉर्च, टॉर्च है जिससे वो दिखा रही है एनलाइटनमेंट, नॉलेज को दर्शा रही है, और एक हाथ में उनके है चार्टर यानी कि डॉक्यूमेंट है कि लोगों के अधिकारों के बारे में, राइट्स के बारे में, तो वो उनके पास एक डॉक्यूमेंट है, उनकी एक हाथ में उनकी टॉर्च है। दूसरी चीज आप जो ये देख रहे हो कि अलग इतनी दूर से आप देखो कंट्रीज के ऐसे चेन से बनती हुई आ रही है, जैसे ट्रेन में छुक छुक करते चलती हुई आ रही है, इस तरीके से। तो ये कौन है,
भाई अब ये कह रहे हैं कि भैया ये एक ट्रेन चलती आ रही है, यानी कि लोग हैं एक अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, खासकर यूरोप के और जो अमेरिका है, इन दो नेशंस की बात करी थी, इन दो कॉन्टिनेंट्स की बात करी थी एक्चुअली इस वाली फिगर में इन्होंने प्रिंट में अपने। तो कहते हैं कि भैया ये जो है ये चेन चलती आ रही है लोगों की बहुत सारे, जो कि अपने हाथों में अपना फ्लैग लेते हुए आगे चलते हुए आ रहे हैं, और ये लोग जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ आ रहे हैं। अब जो भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ आ रहा है, यानी कि वो मॉडर्न स्टेट से नेशन स्टेट में परिवर्तित होने आ रहा है ना। मॉडर्न स्टेट क्या होता है और नेशन स्टेट क्या होता है, बहुत सिंपल फॉर्म में आगे समझाऊंगी वैसे, लेकिन यहाँ पे ब्रीफ दूं अगर, तो मॉडर्न स्टेट का मतलब है मोनार्की, नेशन स्टेट का मतलब है रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल राइट्स, वो सब चीजें हो गई यहाँ पे। तो कहते हैं जो भी यहाँ पर कंट्रीज हैं अलग अलग अपने अपने हाथों में अपना नेशनल फ्लैग लेके चलती आ रही हैं, और ये जो कंट्रीज हैं वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ आ रही हैं, क्योंकि अब उन्हें रिपब्लिक चाहिए, अब उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, इसलिए वो जो कंट्रीज है वो मोनार्की से रिपब्लिक की तरफ जाने के लिए आ रही है। ये बात समझ में आई। अच्छा अब कहते हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ पर दो ही ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको ऑलरेडी पास कर लिया है, एक आपका है यूएसए और एक आपका है स्विट्जरलैंड। यूएसए और स्विट्जरलैंड ये दोनों ही जो कंट्रीज है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुकी है, बाकी की जो कंट्रीज है वो भी पीछे ही है। कहते हैं कि जो फ्रांस है वो बिल्कुल यहाँ पर अभी पहुंचा ही है, बिल्कुल मतलब पहुंचा है, अभी क्रॉस नहीं करा है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। 1848 की बात है, आप पढ़ोगे, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि कैसे कैसे मैंने ओवरव्यू दे रखा है बहुत अच्छे से, उसका मैंने रिवीजन एक शॉर्ट बना रखा है एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन का, बहुत अच्छा 2-3 शॉर्ट्स है, आप लोग उसको देख सकते हो, आपको पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन रिवाइज हो जाएगा पूरी 9th क्लास एक बार में, 2 ही शॉर्ट्स के अंदर, तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप इस बात को समझ के चलो कि भाई जो भी कंट्री यहाँ पर आई है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर, जो उसको क्रॉस कर जाएंगी यानी कि वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है, जो क्रॉस नहीं करी है अभी वो मॉडर्न स्टेट से नेशन स्टेट की तरफ बढ़ रही है, अभी आ रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा अब देखो यहाँ पे कहते हैं जो, अब देखो ये आगे क्या पड़ा हुआ है, ये कूड़ा करकट सा नहीं, नहीं कूड़ा करकट नहीं है, ये आपके हैं ब्रोकन, जो टूटे हुए हिस्से हैं, टूटे हुए कुछ मैं कहूंगी रेमिनेंट्स है, मतलब रेमिनेंट्स को टूटा हुआ बोलते हैं वैसे तो, क्योंकि टूटे हुए ये इंस्टीट्यूशंस हैं एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस के, यानी कि कहते हैं जो मोनार्की है, मोनार्की के टूटे हुए टुकड़े पड़े हुए हैं नीचे, जो ये कंट्रीज तोड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं, यानी कि मोनार्की को, किंग को आप देखोगे यहाँ पे देखो क्राउन गिरा हुआ है, क्राउन है राजा का, किंग है, ये सब चीजें यहाँ पर गिरी हुई है। तो कहते हैं यहाँ पर कि जो आपका राजा है, रानी है, जो भी वो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि जो मोनार्कियल इंस्टीट्यूशंस है, उनको तोड़ते हुए, उनके पीसेस को ऐसे बिखेरते हुए जमीन में आगे की तरफ ये कंट्रीज जो है मोनार्की से रिपब्लिक की तरफ जा रही है। अच्छा फिर यहाँ पे कहते हैं ऊपर देखोगे आप लोग, यहाँ पे देखो जीसस क्राइस्ट है, बाकी यहाँ पे कुछ एंजल्स वगैरह हैं, संत वगैरह हैं, तो ये सब जो है ऊपर से इनको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि हाँ भाई जो तुम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, जो तुम मोनार्की को तोड़ते हुए आगे की तरफ रिपब्लिक की तरफ जा रहे हो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करके, ये काम तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आपको ये जो कुछ पॉइंट्स है ये पता होने चाहिए कि एक्चुअल में इस वाली फिगर में उन्होंने क्या दर्शाने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने बताया नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट। देखो मॉडर्न स्टेट क्या होता है, एक ऐसी स्टेट जिसमें जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि वो मोनार्की के पास है, और उस मोनार्की का एक लाइक उसका अपना पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया पे वही वाला राजा जो है राज करेगा। इसे हमने सिंपली क्या बोलते हैं, मॉडर्न स्टेट, जहां पर जो मोनार्की है, जहां पर उसी की चलती है, उसी की माननी है, सेंट्रल लेवल पर वही बैठा हुआ है, बस उसी की चलना है सब कुछ, उसे हमने क्या बोला है, मॉडर्न स्टेट। एक आपका आता है यहाँ पर नेशन स्टेट, जिसका मतलब क्या होता है भैया कि एक ऐसी स्टेट जहां पर जो मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स है उनके अंदर कॉमन वाली फीलिंग आ जाए, कॉमन आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी, हम एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं, हमें रिपब्लिक चाहिए, हमारे पास कुछ अधिकार होने चाहिए, हमारा डिसेंट एक रहे, हमारे पूर्वज एक रहे, यानी कि तो ये जो फीलिंग आ जाए उनके अंदर, तो उसे हम सिंपली क्या बोलते हैं, हम अपना नेशन स्टेट। तो मॉडर्न स्टेट से जो कंट्रीज है वो आगे की तरफ बढ़ रही है नेशन स्टेट की तरफ। समझ में आ गया यहाँ तक का पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो आगे देखो, आगे आपको बताते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इसमें देखो क्या हो रहा है, आप लोगों को पता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो हम डेट मान के चलते हैं वो हम मान के चलते हैं 1789 से लेकर के 1799 तक। 89 में आप लोगों को पता है बर्बन डायनेस्टी आएगी, फिर बर्बन के बाद धीरे धीरे नेशनल असेंबली आएगी जून में, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके अब जैकोबिन्स आएंगे 92 में, 1792 के बाद 1795 में आपके डायरेक्टरी रूल आएगा, 1799 में आपका नेपोलियन आ जाएगा। नेपोलियन के बाद अलग अलग चीजें यहाँ पर होंगे जो कि आप लोग इस वाले अपने 10th क्लास के चैप्टर में पढ़ोगे। नेपोलियन तक आप लोगों ने अपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि भैया जो फ्रांस के लोग थे उन लोगों के अंदर, जो यूरोप में अलग अलग लोग थे, उन लोगों के अंदर नेशन की भावना कैसे आई, वो लोग भी बहुत अलग अलग है, तो हमने उनके अंदर कैसे लाया हमने नेशन की भावना, हम उसको पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट यहाँ पे कहते हैं वहां पर
कुछ ऐसे आइडियाज आए जैसे कि ला फादरलैंड, देखोगे ला पैट्रिक यानी कि द फादरलैंड, ला ले सिटी ऑन की भावना यहाँ पर आई यानी कि द सिटीजन, जो सबके सब सिटीजन है, तो उनके अंदर ऐसी वाली फीलिंग लेकर आए कि भैया ला फादरलैंड, यहाँ पे सॉरी ला पैट्रिक की फादरलैंड है, हमारी एक ही पितृभूमि है, उनके अंदर द सिटीजन, हम सभी सिटीजन है इसी कंट्री के, ऐसी फीलिंग उनके अंदर है। ये वाले पॉइंट्स, ये वाले वर्ड्स इंट्रोड्यूस करे गए उनके आगे, जिससे उनको कुछ कम्युनिटी, एक यूनाइटेड कम्युनिटी की फीलिंग आई, ऐसी वाली फीलिंग आई। अच्छा, माउस बड़ा प्रॉब्लम परेशान कर रहा है। देखो सेकंड, देखो क्या है उनके अंदर, नेशनल फ्लैग इंट्रोड्यूस करा गया, यानी कि पहले उस कंट्री का कोई भी नेशनल फ्लैग नहीं था, उसके बाद जो उनका नेशनल फ्लैग इंट्रोड्यूस करा गया। कौन कौन से कलर थे फ्रांस के नेशनल फ्लैग में, आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कौन कौन से 3 कलर्स है नेशनल फ्लैग में फ्रांस के। मैंने आगे ना लिखा हो तो ठीक है, तो आप लोग बताओगे कि लिख जाओगे तो पता चल ही जाएगा, लेकिन आप लोग वैसे कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे कि फ्रांस में कौन कौन से 3 नेशनल फ्लैग में कौन कौन से 3 कलर्स है। अच्छा, कहते हैं ट्राई कलर, 3 कलर्स का यहाँ पे नेशनल फ्लैग आएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे कहा जो पहले स्टेट जनरल थी, याद आ गया होगा 9th क्लास का, जो पहले स्टेट जनरल थी, जो एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों ही स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आके बैठते थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट के, उसको हटाकर क्या आई थी यहाँ पर, नेशनल असेंबली आई थी। अच्छा, फिर कहते हैं यूनिफॉर्म लॉ, सेम लॉज लाए गए पूरी ही कंट्री में। पहले क्या था, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लॉज इंप्लीमेंट हो रहे थे, लेकिन उसके बाद सेम ही लॉज लाए गए, ये जो ऑल ओवर द कंट्री इंप्लीमेंट करे जाएंगे। कहते हैं रीजनल डायलेक्ट्स उनको डिस्करेज करा गया, और फ्रांस जो फ्रेंच है वो कॉमन लैंग्वेज बन गया। भैया ऐसा होता है ना समटाइम्स की रीजनल वेरिएशंस होती हैं कई बार, या अगर मान लो अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज थी लोगों की, या फ्रांस को ही बोलने के अलग अलग तरीका था। फॉर सपोज हिंदी है, तो हिंदी को आप देखोगे बिहार में अलग तरीके से बोलते हैं, थोड़ा सा अलग एक्सेंट है उनका बोलने का, यूपी में अलग एक्सेंट है, अलग अलग जगहों पे उस हिंदी का ही अलग अलग एक्सेंट है। सेम ऐसे यहाँ पर फ्रेंच का भी उस और अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग तरीका था बोलने का। तो कहते हैं उन सब, या फिर जो फ्रेंच के अलावा कुछ और रीजन की लैंग्वेजेस है अलग अलग, उन सबको जो है डिस्करेज करा गया, हटाया गया कि भैया वो यूज नहीं करोगे, आपको फ्रेंच एक कॉमन लैंग्वेज है, वही जो है आप सबको बोलनी है, और वही जो लैंग्वेज है वो कॉमन रहेगी इस नेशन में। अच्छा, फिर देखो क्या करा गया भैया, देश के नाम पर क्या करेंगे, न्यू हिम्स को कंपोज करा गया। हिम्स का मतलब क्या होता है, कुछ तारीफें, है ना, तारीफें जो होती है भगवान के बारे में लिखना, भगवान के बारे में कहना, उसको कंपोज करा गया। प्लस ओद टेकन, कसमें खाई गई, ऐसा करेंगे देश के लिए, वैसा करेंगे, ओद ली गई, शपथ ली गई। प्लस यहाँ पे कह रहे हैं मार्टियर्स कॉमेमोरेटेड, मार्टियर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए जान दी है, देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करा है, उनको हमने कहीं पर पिलर पे लिखवा दिया, हमने उनको कमेमोरेट कर दिया, लिखवा दिया, छपवा दिया कि भैया ये है। मान लो हमने किसी एक बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर के नाम पर एक रोड बना दिया, तो हमने उसको कमेमोरेट कर दिया कि ये जो है अब हो गया, ये कहीं नहीं जाएगा यहाँ से, वो याद एक बन गई हमारे मन में। अच्छा, फिर कह रहे हैं जो अंदर कस्टम ड्यूटीज वगैरह, देखो आपको अभी आप आगे पढ़ोगे इसमें कस्टम बैरियर्स वगैरह, बाकी यहाँ पे अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ कस्टम ड्यूटीज, इसका मतलब क्या होता है, जब हम अपने एक इंपोर्ट को कम करने के लिए, मान लो बाहर से हमने कोई सामान मंगाया है, हमारी कंट्री में आ रहा है, तो अगर हमारी कंट्री में आ रहा है तो आई होप आपको ये पता होगा कि उसे इंपोर्ट कहते हैं। अगर हमारी कंट्री से जा रहा है उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। तो अगर हमारी कंट्री में अमेरिका से कहीं से भी कोई सामान आ रहा है तो हम उसे कहेंगे इंपोर्ट। जब हम उस सामान पे, उस इंपोर्ट पे हम लोग टैक्स लगा दें तो उसे हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। अच्छा, अब आप कहोगे अच्छा ऐसा क्यों करा हमने, एक तो हमने सामान मंगाया है, ऊपर से सामान पे टैक्स भी लगा दिया। इसलिए करा ताकि वो जो इंपोर्ट का सामान है, जो किसी और कंट्री का सामान है, वो यहाँ के लोगों को महंगा मिले, और जो अपनी कंट्री का है, जो खुद इंडिया का है, वो उनको सस्ता पड़ेगा। फॉर सपोज अगर हमारी कंट्री में कोई भी गुड है वो 100 रुपए का है, बाहर से हमने वो 80 रुपए का मंगाया, सस्ता पड़ गया, लेकिन अब उस पर टैक्स लग जाएगा, बाकी का मान लो 30 रुपए का टैक्स लग गया, अब वो कितने का हो गया, 110 का हो गया। कौन सा लेंगे, जो अपनी कंट्री का था। इससे क्या होगा, सेल्फ रिलायंस भी होगा, हम अपनी कंट्री की चीजें यूज करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो ये वाला ही पर्सपेक्टिव था, इसलिए हम कई बार कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं ताकि जो बाहर का इंपोर्ट आ रहा है उसे महंगा कर सके। अच्छा, कहते हैं लेकिन क्या कहा गया, देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो कस्टम ड्यूटीज थी, जो भी ड्यूज वगैरह थे, उन सबको हटा दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया, ताकि उन सब में नेशन की भावना ज्यादा से ज्यादा आ सके। फिर कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स यहाँ पे लाया गया, यानी कि पहले ग्राम किलोग्राम नहीं था इतना, ये उस टाइम पे ज्यादा इंट्रोड्यूस करा गया। पहले अलग अलग लेवल था, आप देखोगे एलए वाला एग्जांपल अभी आएगा आगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा
ये अब सब चीजें यहाँ पर थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, व्हाट डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज डू टू क्रिएट कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, बहुत 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 पूछते हैं ये क्वेश्चन। आप लोगों को ये पॉइंट जरूर याद होने चाहिए, इनको एक्सप्लेन करके लिख कर आना, अच्छे से लिख कर आना। 5 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन ये जरूर आता है। हर साल, ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ये वाले पॉइंट को जरूर याद रखना है कि फ्रांस के लोगों ने फ्रांस में नेशन की भावना या फिर कलेक्टिव भावना को क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए थे। तो ला फादरलैंड, सॉरी ला पैट्री, बार बार ला फादरलैंड, ला पैट्री या ला सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट ये लोग लेकर आए थे। इन लोगों ने अलग अलग हिम्स कंपोज करे, मार्टियर्स कमेमोरेट करे, इन लोगों ने नेशनल फ्लैग लेकर आए, स्टेट जर्नल से हटाकर नेशनल असेंबली लेकर आए, इन लोगों ने कस्टम ड्यूटीज हटा दी, इन लोगों ने यूनिफॉर्म लॉज इंट्रोड्यूस करे, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स यहाँ पर आए। बहुत अलग अलग चीजें इन लोगों ने करी। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम नेपोलियन की। भैया नेपोलियन का सिविल कोड ऑफ 1804, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्रांस में 1799 में नेपोलियन आ गया था। अब क्योंकि नेपोलियन जो जब आया था तो वो एज अ किंग आया था, तो यानी कि उसे 5 साल तक हट जाना था। 1804 में भैया उसको हट जाना था, लेकिन उसने 1804 में हटने की बजाय खुद को किंग की बजाय एम्परर डिक्लेयर कर दिया। अब तो मैं तभी जाऊंगा जब मैं मर जाऊंगा। एम्परर का मतलब सीधा सीधा ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, जब वो आया 1804 में उसने कुछ कुछ अच्छे काम भी करे थे। उसी अच्छे कामों को उसके नेपोलियन का सिविल कोड कहते हैं या सिविल कोड ऑफ 1804 कहते हैं। ठीक है, याद रखना है इस पॉइंट को। क्या क्या करा उसने, क्या अच्छे काम करे। पहला पॉइंट कि जो बर्थ के बेसिस पर कुछ स्टेट के पास या कुछ लोगों के पास कुछ प्रिविलेज थे। अब प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, कुछ स्पेशल राइट्स हो गए ना हमारे पास के, हमारे फेवर में है कोई चीज, तो वो स्पेशल राइट्स हो गए, उन सबको जो है हटा दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। सेकंड कहते हैं कानून की नजर में सबको बराबर कर दिया गया। थर्ड कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया, पहले किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी को रखने का अधिकार नहीं था, इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन अब जो है सब अपनी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने पास रख सकते हैं। कहते हैं फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया भैया। जो पहले फ्यूडल सिस्टम था उसका मतलब क्या होता है, जहां पे हमने देखा हुआ है कि फ्यूडल का सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहां पर जो सर्फ वगैरह है वो लैंडलॉर्ड के अंडर काम करेगा, उसी के घर पे रहेगा, उसी के टर्म्स एंड कंडीशंस पे वर्क करेगा। तो और ये जो सिस्टम है इसे हम क्या बोलते हैं, आपका फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, अच्छा इसको हटा दिया गया। अब ऐसा नहीं कर सकते हो, कोई भी लैंडलॉर्ड किसी भी सर्फ को, पीजेंट को फोर्स नहीं कर सकता है उसके यहाँ काम करने के लिए या फिर उसके यहाँ रहने के लिए। सिस्टम को हटा दिया गया। अच्छा, कहते हैं गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो ट्रेड के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस थे टाउन वगैरह में उन सबको भी हटा दिया गया। भाई ट्रेड करने में प्रॉब्लम होती थी, तो लोग जो है विश्वास नहीं करते थे, लोग अच्छा नहीं मानते थे, लोग ट्रेड नहीं कर पाते थे आराम से। तो अब अगर ट्रेड के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं अगर वो हटा दिए जाएंगे तो अच्छी बात है। अच्छा, फिर कहते हैं यूनिफॉर्म सिस्टम, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि भैया इसके बाद जो थोड़ा बहुत वहां पे कमी रह गई थी वो कमी इसने पूरी कर दी थी। नेपोलियन ने दोबारा से वेट्स या मेजर्स नापने तोलने के लिए कुछ यूनिफॉर्म मेजर्स ये लेकर आया था। तो ये कहते हैं कॉमन नेशनल करेंसी इंट्रोड्यूस करी गई थी टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि पहले एक करेंसी नहीं थी, अलग अलग करेंसी थी अलग अलग जगहों की, लेकिन बाद में यूरो जो कि एक नेशनल करेंसी को वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो आपको ये पॉइंट भी पता होने चाहिए कि नेपोलियनिक के कोड में या फिर सिविल कोड में 1804 के क्या क्या चीजें थी। इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया, स्पेशल प्रिविलेज को हटाना हो गया, प्रॉपर्टी का हो गया, फ्यूडल सिस्टम हो गया, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हो गया, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स हो गया और कॉमन नेशनल करेंसी हो गया। अब देखो लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगी कि भैया अगर नेपोलियन इतने अच्छे काम कर रहा है तो आखिर नेपोलियन हटा क्यों, कहाँ भाग गया, मर गया, क्या हुआ उसका। देखो 1804 में उसने अच्छे अच्छे काम करे, लेकिन उसने बाद में अपनी असलियत दिखा दी, मैं कहूँ अपनी औकात दिखा दी, वट एवर, बिकॉज वो स्टार्टिंग में ना जब वो जा रहा है या जहां भी अपनी आर्मीज के साथ जा रहा है उसकी आर्मीज का हर एक कंट्री में वेलकम करा जाने लग गया कि ये आए हैं, सेवियर हैं, बहुत अच्छे हैं, हेल्प कर रहे हैं देश की, अपने देश में अच्छे अच्छे लॉज लेकर आ रहे हैं, अच्छा मसीहा सा माना गया उनको। लेकिन बाद में दिखा कि भैया नेपोलियन तो बहुत ही घटिया इंसान है, उसने चर्च वगैरह सब कुछ बंद करा दिया, सारे मतलब सब कुछ बंद करो, सिर्फ और सिर्फ फोर्सली लोगों को आर्मी में रिक्रूट करने लग गया। आर्मी में आओ बस फटाफट से, हमें बस कब्जा करना है, कॉन्कर करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड को, अलग अलग जगहों को कॉन्कर करना है मेरे को ऐसे नहीं बैठना एक सिर्फ यूरोप को हथिया के नहीं, मैं अलग अलग जगह पे जाऊंगा। उसके लिए वो फोर्सफुली रिक्रूटमेंट करने लग गया लोगों का, अलग अलग गलत गलत काम ही करने लग गया। इस वजह से बहुत जल्दी ही लोग नेपोलियन से नफरत करने लग गए थे, लोगों को वो बेकार लगने लग गया था क्योंकि उसकी औकात दिख गई थी बाद में। अच्छा, और बाद में जब भी अगर किसी भी कंट्री में जा रहा है, स्टार्टिंग में तो बड़ा वेलकम करा गया, लेकिन बाद में कहा गया हुई भागो भागो नेपोलियन आ गया, दोबारा से या तो अपनी हमारी कंट्री को इन्वेड करने आया, जरूर हथियाने आया, हड़पने आया। तो एक पर्सपेक्टिव बन गया था नेपोलियन को लेकर। अच्छा, अब देखो क्या कर रहा है इसने, पहला इसने टैक्सेस को बढ़ा दिया था,
एक्सेस को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। सेकंड क्या कह रहे हैं, फोर्सली लोगों को फ्रेंच की आर्मीज में रिक्रूट कर रहा था ताकि हम जो बाकी का यूरोप बचा है, यूरोप के बाहर का जो हिस्सा है, उन सबको मैं कॉन्क्वर कर सकूं। तीसरा क्या करेगा, ये सेंसरशिप लगा देगा। देखो सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, जहां पर जो मीडिया है, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविजन हो, न्यूज़पेपर हो, पैम्पलेट कुछ भी हो, तो मीडिया जो भी है, देखो उस टाइम पे फोन तो नहीं था, सोशल मीडिया, टिकटॉक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब, इंस्टाग्राम नहीं था ना कुछ भी ऐसा, लेकिन न्यूज़पेपर्स थे, बुक्स थी, मैगजीन्स थी, पैम्पलेट्स थी, मीडिया था, टेलीविजन था, रेडियो था, उन सब पे जब किंग का कंट्रोल हो और बिना किंग की परमिशन के कोई भी न्यूज ना तो आप पब्लिश कर सको, ना आप सुना सको, ना आप बोल सको, मीडिया। तो मीडिया पे कंप्लीटली कंट्रोल होना किंग का, उसे हम सिंपली बोलते हैं सेंसरशिप। इस सेंसरशिप को लगा दिया कि भैया मेरी परमिशन के बिना तुम कोई भी न्यूज ना तो छापोगे, ना रेडियो पे सुनाओगे। समझ में आई ये वाली बात। तो ये उसने कुछ गलत काम करे जिसकी वजह से लोग नेपोलियन से जल्दी ही नफरत करने लग गए। ये बात समझ में आई, बहुत सिंपल, ठीक है। देखो कहते हैं, अच्छा आप एक वर्ड लिखा है सर्फ वगैरह, सर्फ क्या होता है, जो वहां पे जो पीजेंट्स अपने नॉवेल्स को देते हैं, सिंपली सी बात है, जो पीजेंट्स है सर्फ वगैरह है, तो जो अपने उनसे पैसा लेते हैं उधार वगैरह, उसे हम सिंपली बोलते हैं सर्फ। चलो ठीक है, अब देखो आगे कह रहे हैं हम, अब ओके ठीक है, यहाँ पे देखो आपको दिखा रखा है, ये आपका जो वो था ना अभी फिलहाल सैंपल पेपर आया 2025 के पेपर के लिए सीबीएसई के द्वारा, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे जरूर लगा दिया इस पिक्चर को, भूलना मत आप लोग। 1813 में कहते हैं भैया, ये देखो ये नेपोलियन दिखा रखा है, एक्चुअली जस्ट अ सेकंड, हाँ ठीक है, देखो ये नेपोलियन दिखा रखा है, और कहते हैं नेपोलियन जो है ना अलग अलग जगहों से ये वॉर लड़कर आ रहा है, और जब वो वॉर से आ रहा है, जब वॉर लड़के आ रहा है, ये 1813 की बात है, वो लाइपजाग से आ रहा था, बैटल ऑफ लाइपजाग लड़के आ रहा था। उस टाइम पे देखो कह रहे हैं कि इसके जो ये बैग है, इस बैग में से कहते हैं कि पोस्टमैन की तरह लेटर्स गिर रहे हैं, और ये लेटर्स क्या दर्शाते हैं, ये लेटर्स दर्शा रहे हैं कि नेपोलियन ने कौन कौन से टेरिटरीज को खो दिया है। तो बैटल ऑफ लाइपजाग से 1813 में जब नेपोलियन वापस आया था, तो अपनी बहुत सारी टेरिटरीज को धीरे धीरे करके खो रहा था, उसी को इस पिक्चर में दिखा रखा है थ्रू अ पोस्टमैन एंड हिज लेटर्स, जहां पर इसके बैग से इस तरीके से जो लेटर्स हैं वो गिर रहे हैं, और ये क्या क्या दर्शा रहे हैं कि कौन कौन से टेरिटरीज जो है नेपोलियन ने खो दी है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लेटर्स में क्या दर्शाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। चलो अब देखो एक बात मुझे बताओ, हर तरफ जहां भी जब भी कोई भी रिवोल्ट हुआ है, रिवॉल्यूशन हुए, तो किन की वजह से हुए हैं। देखो ना तो वो रिच क्लास ने करे क्योंकि उनके पास तो प्रिविलेजेस थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। अच्छा पुअर क्लास कर नहीं सकती क्योंकि ना तो उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास कोई पैसा है, कुछ नहीं उनके पास, तो कहाँ से करेंगे बेचारे। आज अब बीच में आपकी मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास थी जिसने सारे ही रिवॉल्यूशंस करे अलग अलग जगहों पे, हर एक जगहों पे। आप चाहे फ्रांस ले लो, आप चाहे अमेरिका ले लो, आप चाहे ब्रिटेन ले लो, आप चाहे अफ्रीका ले लो, आप चाहे इंडिया ले लो, मिडिल क्लास ही वो क्लास है जो कि रिवॉल्यूशन करती है। इंडिया में तभी थोड़ा देखोगे आप पुअर क्लास भी थी क्योंकि उनको गांधी जी का सपोर्ट मिल गया था, बाकी जगहों पे ऐसा नहीं हो पाया। तो कहते हैं भैया वो मिडिल क्लास ही है जिसने रिवॉल्यूशंस करे थे। अच्छा मिडिल क्लास में कौन आ गए, मिडिल क्लास यूजुअली वो लोग हुए जो कि प्रोस्पेरस भी है, पैसा भी उनके पास। पैसा कहां से आया, मान लो बिजनेस कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो सब था, तो वो हो गए। प्लस उनके पास एडुकेशन थी, उनके पास नॉलेज थी, वो अवेयर थे, तो वो आपके कौन से लोग हो गए, आपकी मिडिल क्लास हो गई। तो कहते हैं भैया कि वही लोग हैं जो कि रिच है, एडुकेटेड है, ये लोग जो है भैया मोनार्की को अपोज करते हैं हमेशा, और रिपब्लिक को चाहते हैं कि रिपब्लिक जो है बन जाए। तो वो चीज वो कौन हो गए, आपके मिडिल क्लास। अच्छा अब देखो नेक्स्ट आपका पॉइंट यहाँ पे आएगा लिबरलिज्म का। अच्छा यहीं पर आपको इससे पहले दिखाया हुआ था आपकी बुक में, आपके पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सेंट्रल यूरोप है और एक वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप है। अच्छा कहते हैं कि जो वेस्टर्न यूरोप है यानी कि जहां पे इंग्लैंड वाला पार्ट है आपका, इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, यानी कि सबसे पहले वहां पे इंडस्ट्रीज आई थी। अच्छा अब सोचो क्यों आया ऐसा, क्योंकि वहां पे इन्वेंशन इनोवेशन बहुत ज्यादा थे। कहां पर, इंग्लैंड में, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में, ठीक है। और वो कौन सा पार्ट है आपका, वेस्टर्न यूरोप वाला पार्ट है। कब आया उसमें आप देखोगे 1760 ऑनवर्ड्स, 1760 ऑनवर्ड्स आपका जो ब्रिटेन वगैरह था वहां पर, ब्रिटेन की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ ब्रिटेन, सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड, वहां की बात कर रही हूँ जहां पर सबसे पहले ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ऑल ओवर यूरोप, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहां पर आया था आपका, ब्रिटेन में आया था। बिकॉज यहाँ पे इन्वेंशन इनोवेशन बहुत ज्यादा थे, तभी तो ये लोग सबसे पहले कब्जा कर पाए ना, हर एक जगहों पर जाकर हथिया पाए, क्योंकि इनके पास बहुत जल्दी आ गई थी मशीन्स। अगर इंडस्ट्रीज आ गई है तो ऑब्वियसली बात है कमर्शियल क्लास, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे।
अगर बात करूं सेंट्रल यूरोप की या फिर ईस्टर्न यूरोप की, तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है वो आता है बच्चों आपका 1820 ऑनवर्ड्स, 1820 के बाद आता है, यानी कि ये आपका आ रहा है इंग्लैंड में मैं कहूंगी लेट 18 सेंचुरी, एंड ये आपका आता है अर्ली 19 सेंचुरी। ये बात बहुत समझ में आ गई, सेंचुरी वाला पॉइंट आई होप आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखते आ रहे हो तो ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आया, बहुत सिंपल सा, कि आपका जो इंग्लैंड में है वो रिवॉल्यूशन आया आपका 1760 ऑनवर्ड्स, सबसे पहला था, और बाकी रेस्ट ऑफ द यूरोप में कब आया 1820 ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल अर्थ है इसका, फ्रीडम और इक्वालिटी। जहां पे आपके पास आप लिबरल भी हो, आप लिबरल हो, आप आजाद हो, आपके पास फ्रीडम है, दूसरा आपके पास इक्वालिटी भी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब देखो इसमें तीन चीजें होती हैं, एक होता है आपका पॉलिटिकल लिबरलिज्म, एक होता है आपका इकोनॉमिक लिबरलिज्म, और एक होता है आपका सोशल लिबरलिज्म। इस वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ। पॉलिटिकल लिबरलिज्म में कौन कौन सी चीजें आती है, एक तो पहला गवर्नमेंट जो है आपके कंसेंट से बनी है, यानी कि आपने वोट करा है, वही वाला पॉइंट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वाला, आपने सबने मिलकर वोट करा है, आपकी सहमति से आपके कंसेंट से गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, आप जो लोग हैं वो पॉलिटिकली लिबरेटेड हो, आप लोगों को पॉलिटिक्स में पॉलिटिकली आपको फ्रीडम मिली हुई है किसी को भी चूज करने की अपनी सहमति से, तो वो क्या हो गया आपका पॉलिटिकल लिबरलिज्म हो गया। सेकंड बोलते हैं एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। भैया अगर पॉलिटिकली आप कहते हो कि हमने लोगों को फ्रीडम दे रखी है और उसमें अगर आपने किंग को बिठा रखा है सर पे हमारे, तो क्या वो फ्रीडम है? नहीं है ना। ऑटोक्रेसी को, यानी कि जो आपका मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, उसको हटाना, उसको बंद कर देना, उसका एंड करना, ये सेकंड पॉइंट हुआ। तीसरा कहते हैं जो क्लर्क, देखो वो क्लर्क नहीं है, ये क्लर्जी क्लास है, जो आपकी फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट में जो हायर क्लास के लोग हो गए, उन हायर क्लास के लोगों के पास जो कुछ प्रिविलेजेस उनको मिले हुए हैं, स्पेशल राइट्स उनके फेवर में कुछ मिले हुए हैं, उन सबको हटा देना, उन सबको बंद करना, उसे भी हमने क्या किस में काउंट करा अपने पॉलिटिकल लिबरलिज्म में। फिर कहते हैं भैया प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करने के लिए, अच्छा ये इस वाले पॉइंट को आप इकोनॉमिक में भी लिख सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, मन के ऊपर आपके बेशक लिख देना। तो कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को की प्रोटेक्शन करना, तो वो भी यहाँ पर क्या है आपका पॉलिटिकल लिबरलिज्म। फिर बात करते हो अगर मैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब, इकोनॉमिक का मतलब क्या हो, वैसी बात है पैसा। जहां पर पहला पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, जब भी आपके पास अपने सामान को, अपनी फसल को, किसी भी चीज को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी मार्केट में सेल करने का अधिकार हो, तो आप क्या हो, आप इकोनॉमिकली लिबरेटेड हो, आपके पास इकोनॉमिकली फ्रीडम है। अगर मान लो आपकी खेती बाड़ी है, कोई जमींदार है जिससे आपने लोन लिया था, वो आपको बाउंड कर गया कि क्योंकि तूने मेरे से लोन लिया है, अब तू अपनी फसल मुझे ही बेचेगा, चाहे मैं जितने भी रुपए में लूं। क्या आपके पास फ्रीडम है? नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कहते हैं कि भैया हम तब कहेंगे इकोनॉमिक लिबरलिज्म जब हमारे पास ये फ्रीडम आ जाए कि हम अपने सामान को जहां चाहे, जिस मार्केट में चाहे, जिस भी कंडीशन पर चाहे, हम उसको सेल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एने मैंने प्राइस पे, एमआरपी है 100, आप बेचोगे 200 रुपए का, नहीं ऐसा नहीं। एमआरपी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इतना ही है भैया, इससे ऊपर नहीं बेच सकते। चलो अब देखो सेकंड बात करते हैं, जो स्टेट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं इनकी ट्रेड के ऊपर, जो ट्रेड के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, टैक्सेस वगैरह है भैया, उन सबको भी हटा दो, तब हम कहेंगे कि हम इकोनॉमिक रूप से हमारे पास फ्रीडम है। बहुत सिंपल बात है ना, कि जो आपने कुछ कस्टम ड्यूटीज वगैरह या जो भी सामान, जो भी टैक्सेस लगा रखे हैं, आप उनको हटाओ, तब कहेंगे हम तो कि हाँ हम इकोनॉमिक रूप से भी फ्रीडम है हमारे पास। अच्छा थर्ड देखो बात कर दूंगा अगर मैं सोशल लिबरलिज्म की, इसका मतलब क्या है, जहां पर बहुत सिंपल, पॉलिटिकल और सोशल में बहुत डिफरेंस नहीं है, पॉलिटिक्स में हम गवर्नमेंट की ज्यादा बात करते हैं, सोशल में सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जहां पर जिन भी लोगों के पास बर्थ से ही कुछ प्रिविलेजेस है उनको हटाना, ठीक है। सेकंड, सबके पास इक्वल राइट होना, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, ऐसा ना हो हिंदूज के पास कम हो मुस्लिम्स के पास ज्यादा हो, ऐसा ना हो हिंदूज के पास ज्यादा हो मुस्लिम्स के पास कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके पास इक्वल अधिकार होने चाहिए, सबके पास किसी भी एक पोजीशन पे इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो ये आपका हुआ लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट, जिसमें मैं समझा इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या होता है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या होता है और सोशल लिबरलिज्म क्या होता है। तो अब देखो नेक्स्ट बात करती हूँ मैं कस्टम बैरियर्स की। देखो कस्टम बैरियर्स का मतलब क्या है, बहुत सिंपल बात है, जब भी हम ट्रेड जो हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी हो रहा है, उसको हम डिस्करेज करने के लिए, उसको हम कम करने के लिए, जब भी हम बॉर्डर्स के अराउंड, चाहे वो बॉर्डर हमारा स्टेट बॉर्डर हो, चाहे वो नेशनल बॉर्डर हो, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, कोई सा भी बॉर्डर हो, जब हम उसके अराउंड ट्रेड को कम करने के लिए, अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कम करने के लिए जो बैरियर्स लगाते हैं, जो कुछ टैक्सेस लगाते हैं बेफालतू के, टैरिफ के फॉर्म में, ड्यूटीज के फॉर्म में, उसे हम सिंपली क्या बोलते हैं, कस्टम बैरियर्स। ये बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और था, जो नेपोलियन था उसने एक और अच्छा काम किया था कि बहुत सारी, मतलब अराउंड कहते हैं कि 168 समथिंग थी,
या 163 शायद से, बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थे जर्मनी में। जर्मनी एक नहीं था, जबकि छोटी छोटी स्टेट से बटा हुआ था। तो कहते हैं कि जर्मनी ने, जो नेपोलियन ने बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स को अलग अलग ना रखकर उनको मिला दिया। मान लो 168 स्टेट्स को उसने मिला दिया और उसने बनाई 39 स्टेट्स। 168 या जितने भी कहते हैं, बहुत सारी थी, काउंटलेस कहते हैं वैसे तो, कि बहुत छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज थी, उन सबको मिलाकर जो है नेपोलियन ने सिर्फ और सिर्फ 39 स्टेट्स बनाया, जिसे हम कहते हैं जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो ये एक अच्छा काम था जो कि नेपोलियन ने किया था। अच्छा, यहाँ पढ़ोगे ज़ोलवेरिन क्या होता है। देखो एक्चुअली पॉइंट क्या था कि ये एक ऐसा टाइम था 1834 वाला, जब प्रशिया और ऑस्ट्रिया इन दोनों के बीच में अपना अलग ये इशू चल रहा था कि जर्मनी का पार्ट कौन बनेगा। अभी आप आगे पढ़ोगे कि जर्मनी का यूनिफिकेशन वगैरह कैसे होगा, लेकिन एक अंदर की स्टोरी बताऊंगा थोड़ी सी। तो 1834 के अराउंड या उससे हल्का सा पहले ये टाइम वो था जब ऑस्ट्रिया और प्रशिया आपस में लड़ रहे थे कि जर्मनी का पार्ट कौन बनेगा। तो इस टाइम पे कुछ कुछ अच्छी बातें प्रशिया कर रहा था, कुछ ऑस्ट्रिया कर रहा था। इसी में ही एक बहुत अच्छा काम था जो कि प्रशिया ने करा, विच वाज ज़ोलवेरिन। भैया एक ऐसा कस्टम यूनियन लेकर अभी क्या होता है समझाऊंगी। एक ऐसा कस्टम यूनियन लेकर आता है 1834 में प्रशिया, जिसको जर्मनी की ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स ने ज्वाइन करा। ठीक, कौन लेकर आया 1834 में? कौन लाया? प्रशिया लाया। क्या लाया? कस्टम यूनियन। देखो कस्टम यूनियन का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल रूप से एक ऐसा मैं कहूंगी यूनियन लेकर आना, या फॉर्म कहूंगी एग्रीमेंट की, जिसमें क्या होता है कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, यानी कि जो भी मान लो कह रहे हैं ना कि प्रशिया लेकर आया और जर्मन स्टेट्स ने इसको ज्वाइन करा, तो जो भी स्टेट्स इसका पार्ट है उन सब में से बैरियर्स तो बिल्कुल हट गए। जो मेंबर कंट्रीज है इसकी, इस एग्रीमेंट की, इसकी यूनियन की, उन सब में कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई बैरियर नहीं, आराम से ट्रेड करो, आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो नॉन मेंबर कंट्रीज भी है ना, तो वहां पर भी इन टैक्सेस को, इन बैरियर्स को बहुत कम कर देना, उसे हम सिंपली बोलते हैं कस्टम यूनियन। मेंबर कंट्रीज में बिल्कुल बैरियर्स को हटा देना और नॉन मेंबर कंट्रीज में बैरियर्स को कम कर देना, इसे हम क्या बोलते हैं? आपका कस्टम यूनियन। तो ये यहाँ पर जो भैया प्रशिया लेकर आया था, उस टाइम पे आप देखोगे ना कि भैया अगर बहुत सारी स्टेट्स है, जर्मन की अलग अलग स्टेट में से भी इंसान निकलेगा तो उसे बहुत सारे ही टैक्सेस पे करने होते थे। फॉर सपोज अगर वो 10,000 रुपए का सामान लेकर जा रहा है, तो जब वो अलग अलग जगहों से निकलेगा तो हर जगह पर भैया उसको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। मान लो 10 जगहों से निकला है तो 5,000 रुपए का टैक्स तो यही हो गया ना। 10,000 का सामान है, 5,000 का टैक्स पे कर दिया, 15,000 लग गए उसके। अब बिकेगा, बिक पाएगा 15,000? नहीं ना। मान लो 14 का बिका, 13 का बिका, 10 का बिका, तो लॉस हो गया ना उसको। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे थे कि भैया अगर अलग अलग जगहों से जर्मनी की एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाएगा, उसमें ही बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, 5% का, 4% का, अलग अलग जगहों पर। इसकी वजह से लोग जो है ना बाउंड नहीं, मतलब एकजुट नहीं हो पा रहे थे, बाइंड नहीं हो पा रहे थे, नेशन की भावना नहीं आ पा रही थी। तो यहाँ पर प्रशिया ने एक बहुत अच्छा काम करा था कि यहाँ पर कस्टम यूनियन लेकर आया, जिसको कई जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन भी करा। तो अगर आप पास करोगे 10,000 का सामान मैक्सिमम से मैक्सिमम 11,000 का हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं होगा, आपका वहां जाके प्रॉफिट भी हो जाएगा। बहुत नॉर्मल सी बात है, ये बात समझ पाई। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट को जो, अब ये जो कस्टम यूनियन था जो 1834 में प्रशिया लेकर आया था और इसको जर्मन की स्टेट्स ने ज्वाइन करा, इसे हम सिंपली बोलते हैं आपका ज़ोलवेरिन। क्या बोलते हैं इसे हम? ज़ोलवेरिन। देखो क्या क्या था इसमें। पहला, टैरिफ बैरियर्स जो थे, ट्रेड के बैरियर्स, इंपोर्ट के, उन सबको अबॉलिश कर दिया, हटा दिया। सेकंड, जो नंबर ऑफ करेंसीज थी पहले 30 थी, क्योंकि भाई 39 स्टेट्स बन गई ना, तो सबकी अलग अलग करेंसीज थी। इन सबकी करेंसीज को 30 से कम करके उसने सिर्फ और सिर्फ 2 करेंसी में रिड्यूस कर दिया कि अब 30 करेंसी नहीं है, सिर्फ 2 करेंसी। ये 2 करेंसी यहाँ भी चलेगी, वहां भी चलेगी, हर जगह आपकी 2 करेंसी चलेंगी, जो मर्जी आप ले जाओ। तो ये हमने देखा था, ज़ोलवेरिन ने ये काम किया था। इससे फायदा क्या होगा? जो लोग बहुत बटे हुए थे, जो लोग इकोनॉमिक रूप से परेशान थे इन ट्रेड बैरियर्स की वजह से, जो लोग बाइंड नहीं हो पा रहे थे, एकजुट नहीं हो पा रहे थे, अब वो लोगों को लाइक मैं कहूँ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनके जाग गए और इस वजह से वो लोग जो आपस में कलेक्टिव फील कर पाए, यूनाइट फील कर पाए। समझ पाए ये वाली बात? तो ज़ोलवेरिन क्या था और इसने किस तरह से वहां के लोगों की हेल्प करी, आप लोगों को ये बात भी पता होनी चाहिए। अच्छा, देखो आपके 2 पॉइंट आपके आते हैं, एक होते हैं लिबरल्स और एक होते हैं कंजर्वेटिव। ये कौन होते हैं भैया? तो लिबरल्स वो लोग होते हैं जो चाहते हैं सोसाइटी में चेंज आए, बिल्कुल आए, लेकिन धीरे धीरे कर कर आए। ऐसा नहीं कि बहुत फटाफट से आ जाए, लड़ाई झगड़ा करके आए, नहीं।
आराम आराम से जो सोसाइटी में चेंज आए, ये लोग वो चाहते हैं। अच्छा, ये लोग मोनार्की को अपोज कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, मोनार्की नहीं होनी चाहिए भैया, चेंज आए, हल्का हल्का जो चेंज आए, पहले मोनार्की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल आए, फिर रिपब्लिक आए, ऐसे ऐसे करके चेंज आए। प्लस भैया ये लोग चाहते हैं कि जो लोगों के पास अधिकार हैं, जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं, उन सबको सेफगार्ड करा जाए। अगर यहाँ बात करो कंजर्वेटिव्स की, तो वो लोग क्या चाहते हैं, चेंज नहीं आना चाहिए, चेंज ही नहीं आना चाहिए। अगर किसी वजह से चेंज आ भी रहा है तो वो इतना स्लो होना चाहिए, इतना स्लो होना चाहिए कि 100 साल तो भैया मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आने में लग जाए। चेंज अगर हो रहा है तो बहुत ज्यादा स्लो, वरना हो ही ना तो बेटर है। प्लस ये लोग मोनार्की ही चाहते थे। प्लस इन लोगों ने सेंसरशिप को इम्पोज कर, इसका मतलब क्या होता है समझा चुकी हूँ, जहां पर जो मीडिया है वो कंप्लीटली इनके कंट्रोल में है। तो ये आपके डिफरेंस आपका रहेगा लिबरल और कंजर्वेटिव लोगों के बीच में। अच्छा, फिर देखो आगे बात करती हूँ मैं कुछ। अब आपके यहाँ पर आएगा 1815 का टाइम। देखो 1813 में बैटल ऑफ लाइप्ज़िग हुआ था, जिसमें जो नेपोलियन था वो हार कर आया था, अपनी कई टेरिटरीज वो लॉस्ट कर रहा था, वो लेटर्स हमने पढ़ा था। तो आपका भैया आएगा 1815 का टाइम, जब 4 यूरोप की जो मेजर कंट्रीज थी उस टाइम पे, बर्फ कंट्रीज, कुछ फ्रैप बोलते हैं, कुछ बर्फ बोलते हैं, मैं बर्फ शॉर्ट फॉर्म बना रखी है सबने अपनी अपनी, पार्ब पार्ब ब्रैप फ्रैप व्हाटएवर। तो कहते हैं कि जो बर्फ कंट्रीज थी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, बर्फ वो डकार वाला बर्फ नहीं, ई वाला नहीं, BAR, ठीक है। तो कहते हैं जो बर्फ कंट्रीज थी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, इन चारों कंट्रीज जो 4 ये यूरोपियन पावर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थी, इन्होंने मिलकर वाटरलू में, बैटल ऑफ वाटरलू जो हुआ उसमें नेपोलियन को हरा दिया। यानी कि 4 कंट्रीज ने मिलकर 1815 में वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। यानी कि 1815 में नेपोलियन खलास, खत्म, खेल खत्म उसका, ठीक है। अब सोचो अगर नेपोलियन मर गया तो अब कौन आएगा, कौन आएगा? कहते हैं भैया पहले, सबसे पहली बात तो किसी के आने से पहले ना इन्होंने क्या करा, 1815 में इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना साइन कराई जर्मनी से। क्या साइन कराई? ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस नहीं है, ट्रीटी ऑफ वियना है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस आपकी क्लास 9th में थी और वियना यहाँ पर है। वर्सलिस कब थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो साइन हुई थी, और ये क्या है आपकी 1815 है। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ है, वो बहुत बाद में है, ठीक है। अच्छा, आप देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना यहाँ पे साइन। ट्रीटी का मतलब क्या होता है भैया? एग्रीमेंट। सोचो ट्रीटी क्या है? पार्टी नहीं, नहीं, एग्रीमेंट। क्या साइन कराया इन्होंने? कहा 1815 में जब यूरोपियन पावर्स ने नेपोलियन को हरा दिया तो वो वियना, जो कि आपका ऑस्ट्रिया में, वहां पर मिलती है और एक ट्रीटी यहाँ पर साइन करती है अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिच। उस ड्यूक मेटरनिच इसने इसको लीड करा था। तो ये ट्रीटी यहाँ एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट को होस्ट कौन कर रहा है? आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर है जिसका नाम क्या है? ड्यूक मेटरनिच। ऑस्ट्रिया में ही ये ट्रीटी साइन हो रही है, ऑस्ट्रिया में वियना एक जगह है, वहां पर साइन हो रही है। तो कब हो रही है? 1815 में साइन हो रही है, इसलिए इसका नाम भी क्या है? ट्रीटी ऑफ वियना। अच्छा, देखो क्या हुआ इस ट्रीटी में, मेन मोटिव क्या रहा था कि भैया जो कंजर्वेटिव का ऑर्डर था, कंजर्वेटिव लोग थे वहां पर, जो ऑर्डर हट गया था, रिपब्लिक यहाँ पर आ गया था, उस कंजर्वेटिव ऑर्डर को दोबारा से फ्रांस और जर्मनी में लेकर आना, दोबारा से फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में दोबारा से जो है लेकर आना। अभी बात समझ में, तो हम इसी की बात कर रहे हैं कि इसका मेन मोटिव था मोनार्की को दोबारा से रिस्टोर करना और एक नया कंजर्वेटिज्म ऑर्डर जो है यहाँ पर लेकर आना, जिसमें से जहां पर बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था, ठीक है। बर्बन डायनेस्टी अभी फ्रांस पे आ गई दोबारा से, मैंने अभी जर्मन की बात पे आ गई थी, पहले हम जोरबरीन पे आ गए थे, जोरबरीन से जंप मार के हम लोग फिर से वापस आ गए हैं फ्रांस पे, जहां पे नेपोलियन था। तो नेपोलियन कहां पर है? फ्रांस में। फ्रांस में वॉर हुआ था, तो जहां पर बैटल ऑफ लाइप्ज़िग का हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, जहां पर नेपोलियन हार गया, मार दिया गया 4 पावर्स के द्वारा, बर्फ के द्वारा। अब उसके बाद उन लोगों ने मतलब कहते हैं ना फोर्सफुली उनसे ट्रीटी साइन कराई ऑस्ट्रिया में फ्रांस के साथ, जिसका नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ वियना 1815, जहां पे उन्होंने जो मोनार्की का जो कंजर्वेटिव ऑर्डर था जो पहले हट गया था, उसको दोबारा से उन्होंने रिस्टोर करने की बात करी। ये बात समझ में आई? अच्छा, आप देखो आप लोगों को पता था जो पहले बर्बन डायनेस्टी थी भैया, वो बर्बन डायनेस्टी लुइस 16 वाली है ना, जिसको हटाया गया था, जिसको नेशनल असेंबली ने हटा दिया था, उस बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से यहाँ पर रिस्टोर कर दिया गया। पहला काम। दूसरा काम क्या करा? जैसे मान लो यहाँ पे आपका फ्रांस है, अब फ्रांस के आसपास में यहाँ पर स्टेट्स लगा दी, यहाँ पर अलग अलग पूरी इसकी बाउंड्रीज पे, ताकि जो फ्रांस है ये और एक्सपेंड ना कर पाए। ये फ्रांस का ऐसे बॉर्डर है फ्रांस का, इसके बॉर्डर के पास में बाहर की तरफ और अलग अलग स्टेट्स लगा दी, बिठा दी, यहाँ पे स्टेब्लिश कर दी, ताकि ये फ्रांस और ज्यादा एक्सपेंड
ना कर सके। अच्छा, थर्ड कह रहे हैं जो टेरिटरीज यहाँ पे नेपोलियन ने कॉन्क्वर करी थी उन सबको फ्री कर दिया गया। नेपोलियन ने अलग अलग टेरिटरीज हर एक कॉन्क्वर करी थी उसने, उन सब टेरिटरीज को उसके कब्जे से हटा दिया गया। अब फ्रांस की नहीं है वो, तो फ्रांस ने अपनी जो बची कुछ टेरिटरीज थी उसको भी खो दिया। लेकिन देखो एक बात यहाँ पे रहेगी, जो नेपोलियन ने जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया था 39 स्टेट्स का, उसको ऐसे लेफ्ट अनटच, मतलब उस पर कोई छिड़खानी नहीं करी उन्होंने, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये बात समझ में आई? यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया, यहां तक का पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। देखो आगे बात करते हो गुसेपी मजीनी की। ये कौन है भैया, ये नाम कहां से आया मैडम? देखो कहते हैं इटली में एक रिवॉल्यूशनरी थे जिसका नाम था गुसेपी मजीनी। ये चाहते थे जो इटली अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है, अलग अलग राजाओं के पास थोड़ा थोड़ा सा है, ऐसा ना हो, इटली यूनिफाई होना चाहिए, इटली एक होना चाहिए, एक किंग के पास अलग अलग जो बटे हुए ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं गुसेपी मजीनी का जन्म हुआ था 1807 जेनुआ में हुआ था। ये एक इटालियन इटली के लिबरल रिवॉल्यूशनरी थे। लिबरल का मतलब क्या है? जो फ्रीडम चाहता है। रिवॉल्यूशनरी कौन है? जो कि रिवॉल्यूशन कर रहा है कोई चेंज लाने के लिए, बहुत सिंपल टर्म है। इन्होंने कहते हैं कि इनके ऊपर नोट भी लिखने के लिए आता है, तो कहते हैं इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करी थी, इसका नाम था कार्बोनरी। देखो क्या था एक्चुअली, किंग ने ना उस टाइम पे जो सोसाइटीज थी जो काम कर रही थी, रिवॉल्यूशन कर रही थी लिबरल होने के लिए, ठीक है, वो लिबरल होने के लिए, कंजर्वेटिव हटाने के लिए और लिबरल लाने के लिए, तो वो उन सोसाइटीज को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था उस टाइम पे। अब वो ओपनली काम नहीं कर सकती है, तो वो सोसाइटीज जो है सीक्रेटली काम कर रही थी। अब सीक्रेटली काम करने में कहते हैं कि इन्होंने, जो मजीनी थे, इन्होंने भी एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करी थी जिसका नाम था कार्बोनरी, इन्होंने ज्वाइन करी थी। लेकिन क्योंकि इन्होंने एक रिवॉल्यूशन कर दिया था, इसकी वजह से इन्हें इस सोसाइटी में से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद लेकिन भैया ये हारे नहीं, हार नहीं मानी इन्होंने, इन्होंने अपनी खुद की 2 सीक्रेट सोसाइटीज लॉन्च करी, एस्टैब्लिश करी, जो भी कहो फाउंड करी। पहली थी उनकी यंग इटली, इटली के लिए थी स्पेसिफिकली, कहाँ पे? मर्सलिस में। दूसरी कहते हैं यंग यूरोप थी, यंग यूरोप बर्न में। तो ये 2 इन्होंने सोसाइटीज फॉर्म करी थी। मजीनी चाहते थे कि भैया इटली जो है एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बन जाए, अलग अलग स्मॉल स्मॉल स्टेट्स का पैचवर्क ना हो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जो है यूनिफाइड नेशन होना चाहिए। समझ में आई ये वाली बात? यहां तक का पॉइंट, यहां तक का पर्सपेक्टिव समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, फिर देखो आगे बात करते हैं अपने हम एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। भैया 1848 के बाद क्या चल रहा था ऑल ओवर द यूरोप, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, हर एक जगहों पे, वहां पे क्या हुआ उसकी बात करते हैं। देखो पहली बात, हमने जो भी नाम पढ़ा था ऑस्ट्रिया के चांसलर का जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिच, उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आता है, पहला स्टेटमेंट दी किसने, ये, और दूसरा स्टेटमेंट थी क्या वो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। देखो स्टेटमेंट क्या है, ड्यूक मेटरनिच ने कहा था व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, जब फ्रांस छींकती है तो पूरे यूरोप में जुकाम हो जाता है। जुकाम वाला जुकाम नहीं, बल्कि यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब था, पहला इसका मतलब ये था कि अगर कोई भी इवेंट है वो पहले फ्रांस में हो रहा है ना, तो वो धीरे धीरे करके हर एक कंट्री में होगा यूरोप की। एग्जाम्पल देखोगे ब्रुसेल्स में हुआ था, ब्रुसेल्स कहाँ पे? बेल्जियम में है। वहां पर जब ब्रुसेल्स उससे दूर अलग हटा था ना, और नेदरलैंड से, तो वहां पे वो लोग उससे इंस्पायर होकर हुआ था। कहते हैं तो मेटरनिच ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही थी कि जो चीज पहले फ्रांस में होगी वो हर एक जगहों पे ऑल ओवर द यूरोप जो है बाकी धीरे धीरे करके होगी। दूसरा इसका मतलब ये भी था कि अगर कोई भी चीज यहाँ पे फ्रांस में हो रही है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम आपको रेस्ट ऑफ द यूरोप देखने को मिलेंगे। लाइन एक ही थी, मतलब ऑलमोस्ट एक ही है कि जो पहले फ्रांस में होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे रेस्ट ऑफ यूरोप में, या फिर जो पहले फ्रांस में होगा वो बाकी जगहों पर भी होगा। तो बात एक ही है, लेकिन मतलब उसके 2 भी यहाँ पर समझ सकते हो, आपको एक भी समझ सकते हो, लेकिन कही किसने है, क्या कही और मतलब क्या आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा सेकंड देखो यहाँ पे कहते हैं जुलाई रिवॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं इस पॉइंट को। 1830 में आप लोगों ने देखा था, 1815 में जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई है, नेपोलियन को वहां से हटा दिया गया, हट ही गया तो अब मर गया तो ऑब्वियसली, अब वहां पे दोबारा से बर्बन डायनेस्टी आ गई है, लुइस वाली है, वो चल रहा था, लुइस 18 आया था, 18 आया था, वो हुआ था। लेकिन यहाँ पर भैया क्या कह रहे हैं, जुलाई में, अब देखो 15 से लेकर 30 आगे 15 साल बीत गए हैं, लोग थोड़े थोड़े रिवॉल्यूशन करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, हट जाते हैं, फिर रिवॉल्यूशन करते हैं, फिर सप्रेस करते हैं, हट जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे 1830 में फ्रांस में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होता है, विच इज इन जुलाई में होता है, जिसमें क्या होता है भैया, लोग बाग इतने गुस्से में आ जाते हैं कि जो बर्बन डायनेस्टी
1815 में बिठाई गई थी, है ना, उसको हटाते हैं, उखाड़ फेंकते हैं और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आते हैं। और कौन लाता है भैया? वही लिबरल रिवॉल्यूशनरी जो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं पिछले 15 सालों से। अब वो बहुत गुस्से में आ गए और अब उन लोगों ने क्या करा भैया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पे सेटअप कर दी गई है, जिसमें लुइस फिलिप को बिठा दिया गया हेड पे। बात समझो, मैंने पहले समझाया हुआ है, मोनार्की का मतलब क्या होता है? जहां किंग राज कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर किंग का राज है, उसका जो मना रहा है वो कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है। लेकिन अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, इसका मतलब क्या होता है? जहां किंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहकर काम कर रहा है। बहुत सिंपल है। मोनार्की का मतलब क्या होता है? जहां पर अकेले किंग का राज है, उसका जो मना है वो कर सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का मतलब होता है जहां पर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहकर काम करेगा। जो अधिकार आपको संविधान में दिए गए हैं वो उस अधिकारों का उल्लंघन करके काम नहीं कर सकते। इसे हम सिंपली बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ये चीजें थी, तो मोनार्की को हटाया गया और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को वापस हिलाया गया, जिसमें हेड पे किसको बिठाया गया? आपके लुइस फिलिप को। अब ये बात समझ में आई। तो ये आपका जुलाई रिवॉल्यूशन होता है, फ्रांस में होता है और 1830 में होता है। बहुत 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 वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जो ग्रीक के लोग थे वो लोग कैसे आजाद हुए? ओटोमन एम्पायर के अंडर थे बहुत लॉन्ग टर्म से, कई सौ सालों से। ओटोमन जो कि एक मुस्लिम एम्पायर था, उसके अंडर आपके ग्रीक्स थे। नाउ अब उन लोगों के अंदर कैसे इंडिपेंडेंट की भावना जागी? अगर 100 सालों से थे, 100 सालों से अगर उनके अंडर थे, एकदम से उनके दिमाग में कहां से आया कि हाँ जी हमें भी इंडिपेंडेंट होना है? उसको देखते हैं। देखो, हम पहले बताया मैंने कि जो ग्रीक वाला जो पार्ट था, आप देखोगे यहाँ पर, जैसे कि आपका जो यूरोप वाला पार्ट है, उस यूरोप वाले पार्ट में कहते हैं कि जो बहुत मेजर पार्ट था आपका ग्रीस का। अब जो ग्रीस लोग थे ना, वो ओटोमन एम्पायर के अंडर थे। ओटोमन जो कि एक मुस्लिम एम्पायर था, उसके अंडर देखो वो 15th सेंचुरी से जो ओटोमन्स के अंडर थे। 15th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ भैया? 1400 के बाद से वो लोग इसी के अंडर थे। किसके अंडर? ऑटोमन्स के अंडर। कौन लोग थे? जो ग्रीक लोग थे। अच्छा, अब कहते हैं उन लोगों ने भैया सोचा 1821 के बाद, हालांकि 1800 से वो लोग सोचने लग गए थे थोड़ा सा उससे पहले, कि हाँ हमें भी आजाद होना है। 1810 के बाद, 1813 के बाद अब उन लोगों के मन में फीलिंग आ रही थी कि नहीं नहीं, हमको भी आजाद होना है। हम लोग कब तक इन ऑटोमन्स के अंडर रहेंगे, जो कि एक मुस्लिम एम्पायर, अब हम लोगों को भी आजाद होना है। जिसके लिए उन लोगों ने रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग कब करी? 1821 स्टार्टिंग करिए। धीरे धीरे करके जो भी अलग अलग जो वेस्ट की तरफ जो यूरोपियन कंट्रीज है, उनको भी लगेगा कि हाँ नहीं, इन लोगों को तो इनसे अलग होना ही बेटर है, इनका अपना अलग कल्चर है। आप लोगों ने सुना होगा ग्रीक का आर्किटेक्चर, ग्रीक की आर्ट, ग्रीक का कल्चर बहुत अलग है। अगर वो ग्रीक कल्चर बिल्कुल खत्म होने जा रहा है ड्यू टू मुस्लिम एम्पायर, ड्यू टू ऑटोमन्स, तो जो बाकी की यूरोपियन कंट्रीज थी जो वेस्ट की तरफ थी, उन लोगों की भी सिंपैथी अलग ही थी कि नहीं नहीं, आप लोगों का तो अलग होना बहुत जरूरी है। साथ साथ जो भी लोग इससे बाहर रह रहे थे, ग्रीक के लोग हैं लेकिन वो बाहर रह रहे थे, उन लोगों को भी बहुत सिंपैथी थी कि नहीं होना चाहिए। प्लस अब जो पोइट वगैरह होते हैं, जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं ना, उन्होंने कहा था कि ना ये जो आपका ग्रीक है, ये क्रेडल है। क्रेडल का मतलब क्या होता है? जो एक तरह का रोक के रखता है, होल्ड करके रखता है सिविलाइजेशन को। तो कहा था यूरोप की सिविलाइजेशन को होल्ड करने वाला, एक साथ रखने वाला कौन है? ग्रीक है। अब इनको आजाद कराना, इनको इंडिपेंडेंस दिलवाना, ये बहुत जरूरी हो गया था बाकी सब कंट्रीज के, तो सब इसको सपोर्ट ही कर रहे थे। कोई बहुत रेयरली ऐसा था जो कि इसको अपोज कर रहा था। अच्छा, देखो भाई, मैंने बताया कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी भी अलग ही सिंपैथी थी कि ताकि जो एंशिएंट, जो बहुत पुराना चलता आ रहा ग्रीक कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करा जा सके, वो मुस्लिम एम्पायर की वजह से खतरे में ना आ जाए। कहते हैं ग्रीक, जो देखो जो भी ग्रीक बाहर रह रहे थे, उन ग्रीक नेशनलिस्ट से भी उसको सपोर्ट मिला, ग्रीक्स को सपोर्ट मिला, जो लोग बाहर रह रहे हैं उनसे भी कि हाँ तुम्हारा अलग होना बहुत जरूरी है। अब जो आपके पोइट्स वगैरह हैं, आर्टिस्ट वगैरह है, वो भी कहते थे कि जो ग्रीस है वो क्रेडल है यूरोपियन सिविलाइजेशन का, उसको रोक के रखा हुआ है, उसको होल्ड करके रखा हुआ है, एक साथ रखा हुआ है यूरोप की सिविलाइजेशन एंड द सपोर्ट। और इसलिए जो भी जो उनका स्ट्रगल था अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर, अगेंस्ट ऑटोमन्स, उस जो स्ट्रगल है उसको वो लोग सपोर्ट भी कर रहे थे। हम कहते हैं फाइनली एक ट्रीटी यहाँ पे साइन होती है, जिसमें 1832 में, देखो 1821 में स्ट्रगल शुरू हुआ, ऐसे कुछ रिलेट करते हुए चलना, तो आपको याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि 15 सेंचुरी से उनके अंडर थे, यानी कि 1400 से 400 साल बाद, 1800 के बाद उनको रियलाइज हुआ कि हाँ अब हमें भी अलग होना है। पहले भी हो रहा था, वो वाली बातें, रिवोल्ट होते हैं हल्के बहुत से, फिर उसको सप्रेस कर देती है जो बड़ी क्लास होती है, तो वही वाली चीज चलती आ रही है हर जगह पर। तो यहाँ पर भी सेम चीज हुई। 1821 में उन लोगों ने रिवॉल्यूशन शुरू करा, धीरे धीरे करते 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 1832 में फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हो जाती है, जिसमें ग्रीस जो है फाइनली एक आजाद नेशन बन जाता है। तो आपको याद रखना है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अच्छा, अब देखो बात करते हैं रोमांटिक नेशनलिज्म या फिर रोमांटिसिज्म। देखो बहुत सिंपल टर्म है। अगर आपको जो एक नेशन की भावना है, नेशनलिज्म की जो भावना है, अगर आपको स्ट्रगल्स के थ्रू आ रही है, हमने बहुत वॉर लड़े हैं, स्ट्रगल करा है, बहुत टाइम से देखते आए हैं हमारे यहाँ क्या है, अगर हमें उस चीज से नेशनल की फीलिंग आ रही है ना, दैट मीन्स वो आपका नॉर्मल नेशनलिज्म है। लेकिन अगर हमें अपने नेशन की भावना अपने कल्चर से आए, अपने फोक डांस से, अपने फोक म्यूजिक से, अपने ट्रेडिशन से, अगर हमें इमोशन से, अपनी फीलिंग से, अपने देशभक्तों की फीलिंग से अगर हमारे अंदर नेशन की फीलिंग आए, उसे हम बोलते हैं रोमांटिसिज्म या फिर रोमांटिक नेशनलिज्म। इस वर्ड को याद रखना। रोमांटिक नेशनलिज्म का मतलब सिंपल सा इतना है, जब हमें नेशन की फीलिंग आए, फीलिंग्स के थ्रू, लाइक नेशन की भावना आ रही है, इमोशंस के थ्रू, फीलिंग्स के थ्रू, कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, शेयर्ड एक कॉमन डिसेंट वगैरह है हमारा। यहाँ पर हमारे मन में फीलिंग आ रही है कि नहीं भैया हमें तो एक साथ रहना चाहिए, हमारे कल्चर एक है, हमारा फोक डांस है, हमारे फोक म्यूजिक है, उन सब चीजों से हमें फीलिंग आ रही है नेशन की, दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड रोमांटिक नेशनलिज्म। अच्छा, अब देखो, अब आपके आगे यहाँ पे दिखा रखा है आपको पोलैंड और रशिया में क्या सीन चल रहा था। देखोगे 1831 में ना, एक्चुअली उससे पहले जो रशिया था वो पोलैंड के ऊपर कब्जा कर चुका था काफी हद तक। अब क्योंकि रशिया की लैंग्वेज क्या होगी, रशियन, पोलैंड की लैंग्वेज क्या है, पॉलिश, ठीक है। अब उसमें क्या था कि जो रशियन लोग थे ना, वो क्योंकि मेजोरिटी में थे, पॉलिश जो है थोड़े से माइनॉरिटी थे, तो रशियन ने पूरी कोशिश करी थी, एक्चुअली बहुत लॉन्ग टर्म तक ऐसा करा था कि अपनी लैंग्वेज को पॉलिश लोगों के ऊपर थोपा था। उनके बुक्स हटवा दी, उनकी कोई बुक नहीं चलेगी, उनके स्कूल्स में हटवा दिया कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ रशियन लैंग्वेज आपको सिखाई जाएगी। इसका जो लोग पॉलिश थे, वो इनको अपोज कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ अपनी लैंग्वेज के थ्रू। तो जब हम लैंग्वेज के थ्रू भी करते हैं, उसे भी हम रोमांटिक नेशनलिज्म बोलते हैं। जब हमारे अंदर नेशन की भावना है हमारी अपनी लैंग्वेज के थ्रू, जैसे हमारी क्या हिंदी है, उनकी मान लो मुस्लिम की उर्दू है, तो क्या होगा भैया, हमारी लैंग्वेज हो तो हमें उससे भी नेशन की फीलिंग आ रही है, दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड रोमांटिक नेशनलिज्म। तो यहाँ पर सिंपल सा टर्म यहाँ पर क्या है, पॉलिश और रशियन लैंग्वेज है, क्योंकि रशियंस ने अपनी लैंग्वेज को पॉलिश के ऊपर थोपा था। लेकिन क्योंकि पॉलिश लोगों के बीच में ये आ गया था कि नहीं, हमारी अपनी लैंग्वेज है, हमारी हमारी पॉलिश लैंग्वेज है, तो जो भी वहां के हम कहते हैं क्राइस्ट वगैरह, सॉरी क्राइस्ट नहीं, जो चर्च वगैरह के लोग हो गए, जो बाइशॉप वगैरह हो गए, बाइशॉप कौन होता है, जो फादर ऑफ चर्च यूजुअली बोलते थे, या फिर कह सकते हो कि थोड़ा टॉप लेवल की हाईएस्ट पोजीशन है उसकी चर्च के मामले में, उस पर्सन को हम बोलते हैं बाइशॉप। तो भैया वो जो लोग थे, उन लोगों ने या बाकी लोगों ने भी रेसिस्ट करा ना, जब वे रोका रशियन की बढ़ती हुई उनके ऊपर इन्फ्लुएंस को, तो रोका भी कैसे, अपनी लैंग्वेज के थ्रू। तो फाइनली कुछ साल बाद जो रशियन थे और जो पॉलिश थे, वो लोग भी रशियन से आजाद हो गए थे। लेकिन हाँ, बताने का मकसद यहाँ पर यह था कि 1831 से इन लोगों ने रशियन के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था। अगर मान लो कहीं पर भी पॉलिश लोग हैं, अपने इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो अपनी पॉलिश लैंग्वेज में देंगे। रशियंस उसको रोकेंगे बेशक, लेकिन तब भी वो देंगे अपनी पॉलिश लैंग्वेज में। लेकिन हर जगह से, स्कूल से, कॉलेज से, रिक्रूटमेंट, हर तरफ से पूरी कोशिश करी थी रशियंस ने कि पॉलिश लैंग्वेज को हटवा सके, लेकिन उनके मन में रोमांटिक नेशनलिज्म जाग चुका था, जहां पे उनको अपनी लैंग्वेज बहुत प्यारी थी, तो ये लोग उससे बच गए थे और फाइनली आजाद भी हो गए थे। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट बात करते हैं 1830 में किस तरीके से ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आई थी। आप लोगों ने आई होप पढ़ा होगा 9th क्लास में, जो आप लोगों के चैप्टर नंबर 3 है नाजिज्म वाला, उसमें दिखा रखा है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। 1929 के अराउंड आया था वैसे वो तो खैर, लेकिन आप देखोगे इस टाइम पर भी क्या ना, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब चल रही थी। वो तब आया था आज से 100 साल बाद, मतलब इसके 100 साल बाद, ठीक है। लेकिन यूजुअली क्या होता है इस टाइम के अराउंड ना, जहां आपका इकोनॉमिक हार्डशिप बहुत थी, इकोनॉमिक क्राइसिस थी। क्यों थी वो क्राइसिस, आप देखोगे एक तो भैया जो बाहर से इंपोर्ट आ रहे हैं, जो इंपोर्ट हम मंगवा रहे हैं टेक्सटाइल वगैरह का, किसी भी चीज का, वो बहुत सस्ता था। वो बहुत सस्ता है ना, एज कम्पेयर टू जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, उससे बहुत सस्ता था। अब उससे क्या होगा, अगर हमारे यहाँ का जो इम्पोर्ट आ रहा है वो बहुत सस्ते थे, हमारे यहाँ के महंगे थे, लेकिन हमारे यहाँ के जो है क्या था कि भाई अब वो इम्पोर्टर आएगा तो उसका प्राइसेस ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी उसकी, तो प्राइसेस उसके बढ़ा दिए गए। अगर प्राइसेस बढ़ गए, एम्प्लॉयमेंट तो थी नहीं किसी के पास, उस टाइम पे बहुत कम एम्प्लॉयमेंट लेवल था। अब हार्वेस्ट भी बहुत बेकार हो गया उस साल का, क्योंकि थोड़ी फसल खराब हो गई थी, तो हार्वेस्ट खराब हो गया, गरीबी छा चुकी है, तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉब्लम्स तो चल रही थी ऑल ओवर द कंट्री। अगर मैं नॉर्मली अगर फ्रांस की बात करूं, तो फ्रांस में भी अगर आप समझोगे तो फ्रांस में भी क्या था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, बैड हार्वेस्ट हो चुकी थी, क्योंकि फसल बहुत खराब हो गई थी, बहुत सिंपल, पॉवर्टी आ चुकी थी, यहाँ पर प्राइसेस बहुत बढ़ चुके थे, एम्प्लॉयमेंट थी नहीं, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। उसी टाइम पे 1848 में क्या होता है भैया, फ्रांस में जो लुइस फिलिप था ना, जिसको हमने जुलाई के रिवॉल्यूशन में 1830 पे बिठाया था यहाँ पर वापस,
है ना। 1830 में बिठाया था हमने लुइस फिलिप को। वो लुइस फिलिप भाग जाता है। वो लुइस फिलिप भागने पे मजबूर हो जाता है क्योंकि कंट्री में एक्सट्रीम पॉवर्टी आ चुकी थी, पॉपरिज्म की सिचुएशन आ चुकी थी, जहां पर पॉवर्टी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भैया वो भाग जाता है और दोबारा से यहाँ पे आती है आपकी नेशनल असेंबली, जो कि रिपब्लिक डिक्लेयर करती है फ्रांस को, जिसमें कहती है भैया सारे ही जो भी अडल्ट मेल्स हैं, नॉट फीमेल्स, जो अडल्ट मेल्स हैं, जो भी 21 प्लस हैं, उन सबके पास वोट करने का अधिकार है। प्लस उन प्लस के आपको राइट टू वर्क भी गारंटी किया जाता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर एक ये वाली सिचुएशन बन गई थी 1848 में, जहां पर दोबारा से किंग भाग गया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी ना, याद होगा आप लोगों को, पढ़ा है हमने पहले अभी कुछ देर पहले ही, तो आप पीछे करके देख सकते हो बेशक एक बार। बाकी आप लोगों को इसके नोट्स जो है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा होगा मैंने वहां पे टेलीग्राम ग्रुप का, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और वहां आपको सारे ही जो भी चैप्टर्स मैंने अभी तक कवर कराए हैं, धीरे धीरे करके हो रहे हैं, मैं नोट्स वगैरह करा रही हूँ। नोट्स के बाद मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं दिसंबर तक या मैक्स टू मैक्स जनवरी तक जो आपके पीवाईक्यूज जो भी हैं हर एक चैप्टर से उसको अपलोड कर सकूं, जो मैंने सारे सर्च कर दिए। बिकॉज 15 सेट होते हैं यूजुअली, जो सीबीएसई के सेट होते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट से, उसके क्वेश्चंस आंसर्स हर एक चैप्टर के, तो वो कौन कौन से बन सकते हैं अभी मैं बना ही रही हूँ एक पीडीएफ वगैरह। सो वर्क इन प्रोग्रेस है वो, तो वो मैं जैसे अपलोड करूंगी आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने अब तक ना किया हो तो, और साइड में जो बेल आइकन है उसको सब प्रेस कर देना, ताकि जब मैं वाली वीडियोस डालूं तो आप लोगों के पास उसकी भी नोटिफिकेशन आ जाए। आई मेक श्योर कि आपका जो टर्म 2025 जाएगा वो बहुत अच्छा एग्जाम जाए। अगर आप लोग जुड़े रहोगे और पढ़ते रहोगे यहाँ से, मे बी आप लोगों को समझ में आ रहा हो। आई होप, आई रियली होप सो। अगर ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ऑलवेज ओपन है। स्टिल अगर ना आ रहा हो, मेरा रिप्लाई ना पहुंच पाए अगर आप लोगों को, तो आप लोग प्लीज मेरे इंस्टाग्राम का चैनल मैंने डाल रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आपको मेरे बायो में लिंक मिल जाएगा और वैसे यूट्यूब की प्रोफाइल पे, तो वहां जाके आप प्लीज वहां मुझे डीएम कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी रिगार्डिंग एसएसटी एनीथिंग, आप लोगों को जो पूछना आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ऑलवेज 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 ओपन। चलो आप देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे एक बार, यहाँ पे सिलेसिया का, सिलेसिया वर्सेस कॉन्ट्रैक्टर में सिलेसिया में, यहाँ पे सॉरी सिलेसिया लिख दिया मैंने, सिलेसिया में हुआ था, दैट इज वर्कर्स वर्सेस कॉन्ट्रैक्टर्स रिवोल्ट। आई एम रियली सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई एक्चुअली। सिलेसिया में हुआ था वर्कर्स वर्सेस कॉन्ट्रैक्टर रिवोल्ट, तो एक वो है, या फिर आप कहोगे सिलेसिया का वीवर्स रिवोल्ट, ये हुआ था 1845 में। अब देखो इसमें हुआ क्या था, मैं आपको स्टोरी के रूप में बताती हूँ। एक्चुअली 1845 में ऐसा हुआ था कि कॉन्ट्रैक्टर था, आप को पहले समझ में आ गया इससे कि कंट्री में एम्प्लॉयमेंट तो नहीं थी। अभी आपने ऊपर ही देखा है, कंट्री में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग पाओगे जिसके पास थोड़े बहुत काम मिल रहा है उसको, उसकी वेजेस बहुत कम है, तो ये प्रॉब्लम चल रही है। अब इस बात का एक कॉन्ट्रैक्टर ने फायदा उठाया। एक कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करा, उसने कहा कि भैया मैं तुमको एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लो मैं तुमको 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल दे रहा हूँ कि तुम इसका मुझे सामान बना के, मैंने तुम्हें कॉटन दे दिया इतने रुपए की, अब तुम मुझे क्लोथ बना के दोगे, और वो क्लोथ का कॉन्ट्रैक्ट मैं तुमको दे रहा हूँ 50,000 रुपए का। ठीक है, फिर वर्कर्स खुश हो गए, वीवर्स खुश हो गए, काम मिलेगा करने को, अच्छा खासा काम होगा। अब क्या हुआ, जब उनको अपने फिनिश गुड की सप्लाई मिल गई उस कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करा, एकदम से इनकम आधी कर दी, कि जो पहले 50 दे रहा था उसने 25,000 दिए सिर्फ। अब उन वीवर्स को नुकसान हो गया। अब इस बात के लिए वीवर्स ने बहुत बार कहा कि नहीं हमारी पेमेंट बढ़ाओ, वेजेस बढ़ाओ, वेजेस बढ़ाओ, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा कॉन्ट्रैक्टर ने, क्योंकि उसको ये पता था कि काम तो मेरा हो गया और मैंने फायदा भी उठा लिया है, और क्योंकि सिचुएशन ऐसे चल रही है कि जहां पे ये लोग काम करेंगे ही करेंगे, काम दूंगा और कॉन्ट्रैक्ट अच्छा दूंगा तो लोग काम करेंगे भी। अब बाद में चाहे मैं वेजेस कितना भी दूं, नहीं कम हो जाएंगे तो क्या ही कर लेंगे ये। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, आप देखोगे 4 बजे या 2 बजे के आसपास की बात है दोपहर की, एकदम से सारे वीवर्स उसके घर के पास पहुंच गए, जो कॉन्ट्रैक्टर था। कॉन्ट्रैक्टर ने भैया अपने बाहर गार्ड लगा रखे थे, लेकिन इत्तेफाक से 2-3 जो वीवर्स थे ना, वो घर के अंदर से उन्होंने जगह देख ली घर में घुसने की। वो लोग सब घर में घुस गए, गार्ड्स को मार दिया, खूब वहां पे थोड़ा बहुत तो खून खराबा, ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, नॉर्मल, एक आधा लोग घायल हुए। प्लस घायल होने के बाद अब जब लोग ना घर में घुस गए, जो कॉन्ट्रैक्टर था घर में घुसकर, स्टोर हाउस में घुसकर, जो भी अब वहां पे क्लोथ पड़े हुए थे, लाइक जो उन्होंने बनाए हैं गुड्स वगैरह, उन सबको फाड़ दिया, कैंची से काट दिया, फाड़ दिया, सब कुछ खराब कर दिया, कॉटन खराब कर दी, मतलब जो भी उसके पास था सब कुछ उसका खराब कर दिया। वहां से जो कॉन्ट्रैक्टर था भाग जाता है। हालांकि भागने के बाद कहा जाता
बताता है कि एक पास के विलेज में गया था वो, वहां पे उसको जगह नहीं मिली थी, लेकिन फिर वो कहीं और चला गया था। 24 घंटे बाद वो वापस आता है और अपने साथ लाइक कुछ लोगों को लेकर आता है, लाइक पुलिस वगैरह को लेकर आएगा, और वहां पे कुछ वीवर्स को, 11-12 वीवर्स थे, उनको उसने शॉर्ट भी करा दिया था। तो एक ये वाला इवेंट भी यहाँ पर हो जाता है, जैसे यहाँ पर सिंपली हम कहते हैं सिलेसिया का वीवर्स रिवोल्ट, या फिर सिलेसिया में कॉन्ट्रैक्टर्स वर्सेस वीवर्स रिवोल्ट या वर्कर्स रिवोल्ट, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर देते हैं। तो ये आपके 1845 में आप देख रहे हो किस तरीके से जो लोग हैं ये सिलेसिया के सिलेसिया में हो रहे हैं, सिलेसिया से कंट्री ऑब्वियसली, वहां पर हो रही है ये चीज, और इस तरह से लोग जो है घर में घुस रहे हैं, बिल्कुल इसके कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुसने की जगह देख रहे हैं, घर में घुसेंगे, सब कुछ तहस नहस कर देंगे, फाड़ा फूड़ी कर देंगे, बाद में 24 घंटे बाद जब कॉन्ट्रैक्टर भागने के बाद वापस आएगा तो अपने साथ पुलिस को लेकर आएगा और कुछ वीवर्स को वहीं पे शूट करा देगा। चलो अब हम थोड़े से दोबारा से आते हैं अपने जर्मनी की तरफ। फ्रांस काफी पढ़ लिया, फ्रांस में क्या हुआ कैसे हुआ। अच्छा मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, प्लीज 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 आप 10th क्लास में हो तभी ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, एक बार 3 शॉर्ट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, बिकॉज शॉर्ट्स सिर्फ 1 मिनट की हो सकती है, मैंने 3 शॉर्ट्स अपलोड कर रखे हैं रिगार्डिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। प्लीज एक बार जाकर उसको, उन तीनों शॉर्ट्स को देख लेना। आप लोगों को फ्रांस में 1774 से लेकर के 1848 तक क्या हुआ है ना, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से एक एक डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा काफी हद तक। प्लीज आप लोग उसको चेक करें, 9th और 10th दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फ्रांस में हुआ क्या, फ्रांस में चला क्या। सिर्फ 3 शॉर्ट्स देखनी है, मात्र 2.5 मिनट की शॉर्ट्स होंगी, एक और वो आधे मिनट की। तो प्लीज आप थोड़ा सा टाइम निकाल के, ऑब्वियसली 2.5 मिनट निकाल के आप उन 3 शॉर्ट्स को देख लेना, और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना फिर कि आप लोगों को वो शॉर्ट्स कैसी लगी। मैं उसको जरूर रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज मैंने उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सब कुछ ऑलमोस्ट डाल दिया है जितना मैं शॉर्ट्स में डाल सकती थी। बाकी सब कुछ तो है यहाँ पे आप लोगों के पास, 1 शॉर्ट भी है और लॉन्ग वाली भी है। चलो अब हम पढ़ते हैं जर्मनी के बारे में कि जर्मनी में क्या हो रहा है। भैया अगर हर जगह पर पार्लियामेंट फॉर्म हो रहा है, हर जगह पर पार्लियामेंट आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, आखिर जर्मनी कैसे पीछे रहेगी। अब यहाँ पर जर्मनी में फॉर्म होती है एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। वहां पर भी कौन फॉर्म करता है असेंबली, कौन फॉर्म करता है, मिडिल क्लास करेंगे, जो प्रोफेशनल्स होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे, और जो प्रोस्पेरस और एडुकेटेड होंगे। प्रोस्पेरस कौन, पैसे वाले, एडुकेटेड कौन, पढ़े लिखे। बहुत सिंपल है, यहाँ पे ऑल जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म होती है। जिस तरीके से फ्रांस में नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी, कब हुई थी, 1789 में 20 जून को। सब मैंने समझा रखा है उस शॉर्ट्स में, ठीक है। नहीं याद होगा तो आप लोगों को शॉर्ट्स 2 बार देखकर तब जरूर याद हो जाएगा। अब देखो कहते हैं कि ऑल जर्मन नेशनल असेंबली यहाँ पे फॉर्म होती है जर्मनी में, जिसमें 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आकर बैठते हैं। 831, ठीक है, 831 रिप्रेजेंटेटिव जिसको हमने चुना है, वहां के लोगों ने चुना है, वो यहाँ पर आके बैठते हैं। अब बैठ कहाँ पे रहे भैया, जर्मन का पार्लियामेंट था राइक्सटाग, वहां जाके बैठते हैं। अच्छा प्लस अब देखो उससे पहले यहाँ पे क्या था एक्चुअली, ये इसमें क्या था कि चर्च ऑफ सेंट पॉल था। एक्चुअली वहां पे फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में एक जगह थी, फ्रैंकफर्ट एक सिटी थी फ्रैंकफर्ट, उस सिटी में, फ्रैंकफर्ट सिटी में एक चर्च था, सेंट पॉल का चर्च। पहले वहां पर ये मीटिंग होती है। ये वो जो आपका मैं बोल रही हूँ ना कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट या फिर राइक्सटाग, वो बाद में आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे आई होप आपने राइक्सटाग का नाम लाइक तो सुना होगा आपने हिटलर वाले चैप्टर में, अपने नाजिज्म वगैरह में क्लास 9th में। बाकी यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि 18 मई 1848 को जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग बनाने के लिए बैठते हैं चर्च ऑफ सेंट पॉल में। देखो सिंपल सी बात मैंने क्या बोली, जर्मन है, जर्मन में लोगों ने मिलकर एक असेंबली बनाई विच वाज कॉल्ड ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। इस असेंबली में 831 चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स आकर बैठते हैं। कहां बैठ रहे हैं, तो आपका जर्मनी में एक सिटी है फ्रैंकफर्ट, उस सिटी में एक चर्च है सेंट पॉल का, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं नाम बोल रही हूँ बार बार। तो इस फ्रैंकफर्ट सिटी में एक चर्च है सेंट पॉल का, वहां पे ये लोग आकर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं, टू ड्राफ्ट आ कॉन्स्टिट्यूशन। हर जगह बन रहा है तो यहाँ पे तो बनेगा ना, तो टू ड्राफ्ट आ कॉन्स्टिट्यूशन। अब भैया संविधान तो बन गया, हमें राजा चाहिए, क्योंकि राजा नहीं था उनके पास, सिर्फ असेंबली है ना, तो राजा नहीं है कोई भी। अब इन लोगों ने क्या करा, ये लोग राजा का मुकुट लेके गए जो प्रशिया का किंग था उसके पास। प्रशिया का किंग, प्रशिया याद होगा, प्रशिया के पास जाते हैं। प्रशिया के पास जाके इन्होंने कहा कि भैया हम तो जो है असेंबली लाइक लेजिस्लेचर, और हम तुमको राजा का ताज देने आए हैं। लेकिन प्रशिया के किंग ने साफ मना कर दिया। इसका रीजन जो प्रशिया किंग ने बोला, वो किंग ने तो ये बोला कि नहीं नहीं, मैं तो किंग हूं, अगर मैं राजगद्दी एक्सेप्ट करूंगा तो मैं किसी राजा के थ्रू करूंगा, तुम चुने हुए छोटे मोटे लोगों से मैं राजगद्दी एक्सेप्ट क्यों करूंगा, उसने मना कर दिया। लेकिन पता है एक्चुअल रीजन क्या था,
उसके मना करने का। दैट वॉज बिकॉज इन लोगों ने संविधान बनाया और संविधान में इन्होंने ये पॉइंट रखा था कि भैया जो पार्लियामेंट रहेगा वो ऊपर रहेगा मोनार्क से, यानी कि वहां पे पार्लियामेंट्री मोनार्की काइंड ऑफ रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की नहीं, पार्लियामेंट्री मोनार्की की पहले की ऊपर पहले पार्लियामेंट, लाइक नीचे मोनार्क हो गया, नीचे आप होंगे, आपके ऊपर हम होंगे। अब क्योंकि कोई भी राजा अपने ऊपर पार्लियामेंट तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा ना, इस वजह से जो प्रशिया किंग था जिसका नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उसने मना कर दिया कि नहीं मैं राजगद्दी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन अब बाद में दोबारा से आएगा वो सीन। अभी आप लोग ये समझो, अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या हुई। अब जो ये जर्मन की लोग वापस आ गए, राजगद्दी नहीं, कोई भी किंग नहीं है अब जर्मनी में। अब जर्मनी में सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली वर्क कर रही। प्रॉब्लम क्या थी, इस नेशनल असेंबली मैंने पहले ही बोला प्रोस्पेरस लोग हैं, बिजनेसमैन है ना, बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, तो बड़ी बड़ी अच्छे खासे अमीर अमीर लोग हैं। प्रॉब्लम क्या हुई, इन अमीर लोगों ने अपने आगे वर्कर्स क्लास को कुछ नहीं समझा। तो जो भी आर्टिसंस थे, जो वर्कर्स है, उनकी कुछ नीड्स है, उनकी कुछ डिजायर्स है, कुछ डिमांड्स थी, उनको मानने से मना कर दिया। मानना तो दूर, उनको सुनने से ही मना कर दिया, तो उनकी बात सुनते ही नहीं थे। जो कुछ गरीब लोग थे उनकी बात नहीं सुननी। फिर आप देखोगे जो मिलिट्री थी भैया, वो भी इसका अपोजिशन कर रही थी, क्योंकि उनकी बात भी नहीं सुनते थे, उनके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर रहे थे। इस वजह से बहुत जल्दी ही जो जर्मन का जो पार्लियामेंट था, जो असेंबली थी ये वाली, ये बहुत जल्दी इनइफेक्टिव होगी। तो आप लोग यहाँ पे ये भी समझते हो कि क्यों और बहुत क्यों ऐसा हुआ था कि जर्मनी का जो आपकी असेंबली थी वो बहुत जल्दी इनइफेक्टिव हो गई, किसी काम की नहीं रही, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पारस लोग थे और इन लोगों ने जो पुअर पीपल थे, वर्कर्स, आर्टिसन, इन लोगों की सुननी ही नहीं, मतलब सुननी ही नहीं चाहिए, सुनी ही नहीं। प्लस जो मिलिट्री थी वो भी इसका अपोज कर रही थी इसको। इस वजह से जर्मन जो पार्लियामेंट था बहुत जल्दी ही असेंबली इनइफेक्टिव हो गई। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे, जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे होगा। अब आप आगे पढ़ोगे जर्मनी यूनिफिकेशन, इटली यूनिफिकेशन, ग्रेट ब्रिटेन का यूनिफिकेशन, और उसके बाद हम लोग लास्ट पढ़ेंगे एक छोटा सा पॉइंट एलिगरी का, और बाद में बल्कन्स वाला एरिया। चलो फटाफट से पढ़ते हैं इसको। अब आप देखोगे जर्मनी का यूनिफिकेशन, एक बार मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे पिक्चर जरूर दिखाना चाहूंगी। ये आपका जर्मनी का है, आप ये देखो रीक लिखा है ना, रीक इज राइक्सटाग, जो पार्लियामेंट रहेगा। तो जो जर्मनी का जो पूरा का पूरा एरिया था उसको यहाँ पे दिखा रखा है कि पहले वो कैसा था और एट द एंड वो कैसा हुआ 1871 में। अब ये यूनिफिकेशन के बाद है, क्योंकि जर्मनी पहले बहुत छोटी छोटी स्टेट से बटा हुआ था, अलग अलग। आप लोगों ने देखा था ना उसमें भी कि नेपोलियन ने भी बहुत सारी प्रिंसिपैलिटीज को आपस में जोड़ के 39 स्टेट्स की कॉन्फेडरेशन बनाया था जर्मनी को। अब हम उसी के बारे में देखो समझते हुए चलते हैं, ठीक है। कहते हैं यूनिफिकेशन से पहले जर्मनी, हमने बोला कि 39 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें से काफी पावरफुल स्टेट थी उसकी प्रशिया। अब प्रशिया का नाम आ गया। अब आप लोग समझ सकते हो कि कैसे क्यों वो सीन हो रहा था, क्योंकि उसकी पावरफुल स्टेट थी रशिया, जो प्रशिया था, ठीक है। इसलिए जर्मनी के जो लोग थे वो प्रशिया के किंग के पास ही लेकर गए थे राजगद्दी, लेकिन किंग ने मना कर दिया था। फिर देखो अब अभी किंग ही आएगा दोबारा से, किंग ही सब कुछ हैंडल करेगा यहाँ पर भी। अच्छा अब देखो यहाँ पे कहते हैं कि जो मिडिल क्लास थी ना, उसने भी ट्राई करा था कि जर्मनी को यूनाइट कर सके, कि 39 स्टेट जहाँ पे अलग अलग राजा बैठे हुए थे उन सबको हटाए, कहीं पर फ्रांस है, कहीं पर डेनमार्क है, कहीं पर ऑस्ट्रिया है, ये सब ना हो, एक राजा हो जो कि जर्मन का पूरा एक ही राजा होना चाहिए, जर्मनी का हो, इस तरीके से था। तो जो मिडिल क्लास थे उसने बहुत कोशिश करी थी कि इस एरिया को यूनाइट कर सके, लेकिन ऑब्वियसली बात है जो बड़ी क्लास है भैया बार बार जो मोनार्की वगैरह है वो इनको हटा देती है, बार बार आएंगी सप्रेस कर देंगे, वो आएंगी फिर सप्रेस कर देंगे। तो ये जो काम था नॉर्मली चल ही रहा था। इसके बाद भैया अब यहाँ पे रशिया का किंग चेंज होगा। जो पहले देखो राजगद्दी के लिए मना किया था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने, लेकिन अब यहाँ पे रशिया का किंग कौन है, वो है केसर विलियम वन। केसर विलियम वन ने बोला कि ठीक है तुम लोगों से नहीं हो रहा है, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास, इस जर्मनी को जिसमें 39 स्टेट्स है इसको यूनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने सर पे लेता हूं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास आ गई, क्योंकि लोग बाग कुछ नहीं कर पा रहे। जब भी लोग कुछ नहीं करेंगे तो कोई ना कोई राजा आएगा ऊपर, ये राजा आया। अब इस केसर विलियम वन ने क्या करा, इसका एक चीफ मिनिस्टर था बहुत अच्छा, ऑटो वन बिस्मार्क, इसने इसको जर्मनी को यूनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी। मैंने तुमको दी, तुमने किसी और को दे दिया, लेकिन काम अभी तुम्हारे अकॉर्डिंग चल रहा है क्योंकि वो तुम्हारा ही सीएम है, ठीक है। अब ये क्या करेगा भैया प्रशिया, अब ये ऑटो वन बिस्मार्क जो कि सीएम था, आपके प्रशिया का किंग था। प्रशिया का किंग कौन है, केसर विलियम वन। और राजगद्दी के लिए मना किसने किया था, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। डिफरेंस है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना कि जिसने पहले मना किया था अब वही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा फिर देखो कहते हैं ऑटो वन बिस्मार्क यहाँ पे मिलेगा, प्लस प्रशिया की आर्मी को जोड़ेगा, क्योंकि जर्मनी की अपनी आर्मी नहीं थी। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने पढ़ लिया है कि ट्रीटी ऑफ वियना में ही वहां से जर्मनी में से आर्मी को हटा दिया गया
हाँ, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सेस में भी हुआ था और ट्रीटी ऑफ वियना में भी हुआ था, जहां पे जर्मनी को लाइक डीमिलिटराइज कर दिया गया था, उनके पास अपनी आर्मी नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे देखो जर्मनी का यहाँ पर जो प्रशिया का सीएम है ऑटो वन बिस्मार्क, प्रशिया की आर्मी और प्रशिया के ऑफिसर्स जो ब्यूरोक्रेसी क्लास है, इन सब ने मिलकर 3 वॉर लड़े भैया। एक सेकंड, हाँ यार, तो 3 वॉर लड़ते हैं वो लोग, 7 साल तक ये वॉर चलते हैं, 1864 से लेकर के 71 तक, और फाइनली 71 में क्या होता है, जर्मनी यूनिफाइड हो जाता है। 1864 देखो 3 वॉर लड़ेगा एफडीए से, एफडीए एडीएफ कुछ भी समझ सकते हो, फ्रांस से पहले लड़ेगा, ऑस्ट्रिया से फिर लड़ेगा डेनमार्क से, और फिर लड़ेगा फ्रांस। एफडीए में क्यों बोल रहे हो, एफडीए आप लोगों को याद रहेगा कि किस किस से वॉर लड़े, एफडीए को उल्टा कर देना एडीएफ, तो ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से, इन 3 कंट्रीज से मेजर 3 वॉर लड़ता है जो आपके प्रशिया का आर्मी है, ब्यूरोक्रेसी है, और जो उसका सीएम है ऑटो वन बिस्मार्क, मिलकर 3 वॉर लड़ते हैं जो कि 7 साल तक चलते हैं, और कुछ कुछ एरिया जो जर्मनी से इनका ले लेते हैं। तो मतलब जर्मनी का एरिया इन लोगों से छीन लिया जो इन लोगों ने अपने अंडर कर रखा था, और फाइनली वो वॉर्स, यहाँ पे वॉर नहीं, इट्स वॉर्स, टाइपिंग मिस्टेक है, तो वॉर वो लोग जीत जाते हैं और जर्मनी जो है यूनिफाइड नेशन बन जाता है 1871 में। और जो केसर विलियम वन था, जो कि पहले प्रशिया का किंग था, क्योंकि प्रशिया जर्मनी का पार्ट बन चुका है, तो केसर विलियम वन ही ओवरऑल जर्मन एम्पायर का नया एम्परर बन जाता है, एम्परर बन जाता है। ये बात समझ में आ गई। तो ये आपने देखा जर्मनी का यूनिफिकेशन जो कि 1864 से वॉर लड़ना शुरू हुआ था, 1871 में खत्म हुआ। राजगद्दी पहले किसके पास गई, किसने मना करा, अब 39 स्टेट्स में बटा हुआ था, लोगों के द्वारा कुछ नहीं हो पाया, तो लोगों ने, केसर विलियम वन ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, उसने अपने सीएम को दी, ऑटो वन बिस्मार्क को, उसने आर्मी की और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से 3 वॉर लड़े जो कि 7 साल तक चले, और फाइनली 1871 में एफडीए यानी कि एडीएफ से वॉर करके जो कंट्री थी वो यूनिफाइड हो जाती है, और वहां का किंग कौन बनता है, जो कि प्रशिया का किंग था, दैट वाज केसर विलियम वन। ये बात समझ में आ गई। ये आपका हुआ जर्मनी का यूनिफिकेशन। हम लोग पढ़ते हैं इटली का यूनिफिकेशन कैसे होता है, इटली कैसे मिलता है। देखो क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा अभी, अब ये भी जो पिक्चर है भैया कि इटली के यूनिफिकेशन के बाद की है, थोड़ी बहुत यहाँ पे जो पूरा का पूरा एरिया ये आपका इटली वाला है, ठीक है, ये आपका जो एरिया है। देखो यहाँ पर क्या है, वैसे पिक्चर आपको उससे पहले की भी दिखा रखी है, लाइक वैसे कि थोड़ा बहुत जो एरिया है वो कहाँ कहाँ से ऐड कर रहे हैं उसके अंदर। आप देखोगे कि जो ये वाला एरिया था ना, सिर्फ और सिर्फ जो ये पीडमोंट था, सार्डिनिया पीडमोंट, एक ये एरिया था जो कि इटली के किंग के पास था, बाकी का जो सारा का सारा एरिया था, ये वाला एरिया किसी और के पास था, नीचे का एरिया जो आप देखोगे स्पेन के पास था, बीच का एरिया देखोगे पोप के पास था, इस तरीके से, और ये वाला एरिया फ्रांस के पास था। अलग अलग कंट्रीज के पास अलग अलग एरियाज थे इसके। आप देखोगे एक ही मात्र था ऐसा, यानी कि इटली जो है 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, इन 7 स्टेट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट थी विच वाज सार्डिनिया पीडमोंट, जो बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट वाली मैंने आप लोगों को दिखाई। ये वाला जो एरिया था यही था जो कि इटली का, सॉरी इटली का जो एक प्रिंस था उसको रूल करता था। बाकी सब स्टेट्स को कोई ऑस्ट्रिया रूल कर रहा है, कोई फ्रांस कर रहा है, कोई स्पेन कर रहा है, कोई पोप कर रहे हैं, तो वहां पर वो अलग अलग लोग जो उस पर राज कर रहे थे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो सार्डिनिया पीडमोंट का जो रूलर था उसका नाम क्या था, विक्टर इमानुअल सेकंड। क्या नाम था उसका, विक्टर इमानुअल सेकंड। इसने कहा कि ठीक है अगर तुम लोगों से, क्योंकि पहले इन लोगों ने बहुत ट्राई किया था। अच्छा, आप लोगों ने इटली में एक नाम मैंने पढ़ाया था अभी कुछ देर पहले जब हमने रिवॉल्यूशनरी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें हमने देखा था एक नाम आया था गुसिपी मजीनी, जिसने हमने कहा था कि 2 सोसाइटीज उसने फाउंड करी है, एक यंग इटली इन वर्सलिस और एक यंग यूरोप इन बर्न। तो जो यंग इटली वाली है वो सोसाइटी इसने यहाँ के लिए फाउंड करी थी गुस्तिपी मजीनी ने, ताकि वो इटली को यूनिफाई कर सके, क्योंकि हमने देखा था वो बहुत एक अच्छा लीडर था जो कि बहुत अच्छी क्वालिटीज थी, और वो इटली को अलग अलग स्टेट्स में बंटना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि ये यूनिफाई ही हो जाए। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो रूलर है सार्डिनिया पीडमोंट का विच वाज विक्टर इमानुअल सेकंड, इसने क्या करा था, और जो बाकी लोग थे ये सब चाहते थे कि इटली जो यूनिफाई हो सके। हमने कहा कि मजीनी ने भी कुछ सोसाइटीज फाउंड करी थी, फॉर्म करी थी, ताकि वो इटली को यूनिफाई कर सके, लेकिन वो कर नहीं पाया था। अब कहते हैं जो विक्टर इमानुअल का, अब यहाँ पर आएगा विक्टर इमानुअल जो कि आपके इटली का जो सार्डिनिया पीडमोंट है उसका प्रिंस था, ठीक है। अब उसका यहाँ पे सीएम आएगा कैवोर, उसका सीएम का नाम क्या था, ऑटो वन बिस्मार्क जो प्रशिया का किंग था, इसका सीएम का नाम क्या है, कैवोर। तो वो यहाँ पर आएगा और वो अलग अलग मेथड्स के थ्रू डिप्लोमेसी करके, अटैक करके
डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल रिलेशंस, बातचीत कर रहा है आराम से तो करे। अटैक का मतलब क्या हुआ, अटैक ही कर दिया। तो इन दोनों में से कोई ना कोई तरीका लगा के इसने सारी की सारी जो रिमेनिंग 6 की 6 स्टेट्स थी उन सबसे एम्पायर को छीन लिया। ठीक है, अलग अलग मेथड्स लगाए और उसने करा क्या करा, देखो पहले वो ऑस्ट्रिया को हराएगा 1860 में। फिर यहाँ पे एक पर्सन आएगा गुसेपी गरिबाल्डी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये भी एक्चुअली, गरिबाल्डी यहाँ पर। तो ये अपनी आर्मी को लेकर आएगा, अपनी फोर्स को लेकर आएगा, और ये फ्रांस की हेल्प से पहले जो टू सिसिलीज वाला किंगडम है, जो कि नीचे की तरफ है, आप देखोगे ये वाला, ठीक है, जो स्पेन के हाथ में, ये आजाद करा लेगा स्पेन से, स्पेन को हराएगा और कर लेगा। उसके बाद अब वो जो बाकी का जो रीजन था ऊपर वाला, नॉर्थ वाला रीजन, जो कि फ्रांस के पास था, अब फ्रांस से भी लड़ेगा गरिबाल्डी और फ्रांस से भी आजाद करा लेगा। यानी कि यहाँ पर भी 3 वॉर लड़े गए, ऑस्ट्रिया से, स्पेन से और फ्रांस से। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब कह रहे हैं मतलब यानी कि सिंपल सा कि 1860 में ऑस्ट्रिया से वॉर लड़ेगा, ऑस्ट्रिया से वॉर लड़ने के बाद आपका फ्रांस के साथ मिल जाएगा गुसेपी गरिबाल्डी। ठीक है, वो दोनों मिल जाएंगे, स्पेन को हराएंगे और फिर गरिबाल्डी फ्रांस को भी हरा देगा। तो जो भी अपना नेशन था वो जो है सब नेशन से, छोटे छोटे कंट्रीज से छीन लिया, और अब आपका जो विक्टर इमानुअल सेकेंड था वही जो है इस यूनिफाइड इटली का एम्परर बन जाएगा। कब बनेगा, देखो 1861 में। आप देखोगे इटली का यूनिफिकेशन कब हो रहा है, 1861 में। जर्मनी कब हुआ था, 1871 में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करती हूँ भैया, ब्रिटेन में क्या चल रहा है, यहाँ की क्या हाल चाल है उसको भी देख लेते हैं। आप देखोगे कि जो ब्रिटेन है ना भैया, ये 4 अलग अलग कम्युनिटीज में बटा हुआ है। जो नॉर्थ पार्ट है वो आपका है स्कॉटलैंड के पास, वो स्कॉटलैंड का है। जो इधर वाला पूरा बड़ा वाला पार्ट है ये आपका इंग्लैंड का है। ये छोटा सा साइड वाला पार्ट वेल्स है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे वेल्श लोग रहते हैं। और ये जो आपका नेक्स्ट वाला पार्ट है दूसरी आइलैंड कंट्री है जिसमें नदर्न आयरलैंड है, तो ये भी आयरलैंड का पार्ट है। अब ये चारों ही जो है ना ये ब्रिटेन के पार्ट है। आज के टाइम पे हम इन सबको मिला के ब्रिटेन बोलते हैं, लेकिन पहले ये सब अलग अलग था। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि जो जिस यूके को, यूनाइटेड किंगडम को आज हम लोग जानते हैं, वो पहले 4 कम्युनिटीज से मिलकर बन रहा था। इंग्लैंड के इंग्लिश, वेल्स के वेल्श, स्कॉटलैंड के स्कॉट्स और आयरलैंड के आयरिश, इन 4 लोगों से मिलकर बन रहा था। लेकिन मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को, क्योंकि इंग्लैंड में जो लोग थे वो एडवांस ज्यादा थे, वहां पे इन्वेंशन इनोवेशन ज्यादा हुए थे, वहां के लोगों को टेक्निक ज्यादा पता थी। उन लोगों ने क्या करा था, बहुत जल्दी उन लोगों ने बाकी सबसे, बाकी के तीनों ग्रुप से वो आगे निकल गए थे। तो कहते हैं जो इंग्लिश का इन्फ्लुएंस था इंग्लैंड का, बहुत जल्दी जल्दी हल्का हल्का करते वो बढ़ता गया था बाकी अदर नेशंस के कंपैरिजन में। कहते हैं 1688 में, ठीक है, मोनार्की से, जो मोनार्क था वहां पे क्वीन एलिजाबेथ थी ना, उससे उन्होंने इंग्लिश का जो पार्लियामेंट था उसने पावर उनसे छीन ली थी। इंग्लिश का पार्लियामेंट था, ऊपर क्वीन बैठी है, उनसे जो है मोनार्की छीन ली, मतलब मोनार्की से जो पावर है राज करने की वो उनसे छीन ली। किसने छीनी, इंग्लिश लोगों ने, जो पार्लियामेंट जो नीचे वर्क कर रहा था उन्होंने छीन ली। यहाँ पे देखो क्या होगा 1707 में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1707 में जो आपका इंग्लैंड है और जो स्कॉटलैंड है ये दोनों ही आपस में मिल जाएंगे। आपकी बुक में मेंशन नहीं करा हुआ इसलिए वैसे बताती हूँ कि वेल्स जो आपका ये पार्ट था छोटा सा ये साइड वाला, ये ऑलरेडी आप देखोगे ये ऑलरेडी जो है 16th सेंचुरी में ब्रिटिश का पार्ट, ब्रिटेन का पार्ट बन चुका था, यानी कि इंग्लैंड का पार्ट ऑलरेडी वेल्स तो बन चुका है। तो आप देखोगे 16th सेंचुरी यानी कि 1500 के बाद ही जो वेल्स वाला पार्ट था, जो वेल्स वाला पार्ट था वो ऑलरेडी इंग्लैंड का पार्ट बन गया था। अब उन्हें क्या करना था, स्कॉटलैंड को और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसको अपने अंडर करना था। तो यहाँ पर कहोगे आप देखोगे क्योंकि इंग्लिश का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है, पार्लियामेंट भी उनके हाथ में आ चुके हैं, यानी कि पार्लियामेंट से जो पावर है पार्लियामेंट की, या जो किंग की पावर है, क्वीन की पावर है, वो भी उनके हाथ में आ चुकी है। अब क्या करेंगे 1707 में, और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ये दोनों के साथ मिलकर एक यहाँ पर पैक्ट साइन होगा, आप कहो एक एक्ट साइन होगा जिसमें होगा एक्ट ऑफ यूनियन, जहां पर स्कॉटलैंड और जो आपका इंग्लैंड है ये दोनों मिल जाएंगे और फॉर्म करेंगे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एंड हेंस यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसे हम आज जानते हैं। अभी इसमें आयरलैंड भी ऐड होगा, ठीक है। बाकी यहाँ तक समझ में आया कि किस तरीके से जो इंग्लैंड वाले लोग थे वो क्योंकि एडवांस थे, अपने एडवांस होने का उन्होंने फायदा उठाया और उसके बाद उन्होंने वेल्स को पहले अपने अंडर कर लिया था। स्कॉटलैंड वाले को भी 1707 में एक यूनियन का एक्ट साइन कराकर उनको भी अपने अंडर कर लिया। अब क्योंकि अपने अंदर कर लेंगे तो देखेंगे अब एक सिंगल पार्लियामेंट बन जाएगा। अब दो अलग अलग पार्लियामेंट नहीं है, स्कॉटलैंड का अलग इंग्लैंड का अलग, ऐसा नहीं है। अब सिर्फ एक पार्लियामेंट है 1707 के बाद। अब उस एक पार्लियामेंट में भी आप देखोगे इंग्लैंड के लोग, इंग्लिश लोग ज्यादा है एज कंपेयर टू स्कॉटलैंड, ठीक है।
ठीक है। तो क्या देखेंगे हम, देखो इंग्लिश के लोग जो है ज्यादा है और इसलिए यहाँ पर इंग्लिश ने यहाँ पर स्कॉटलैंड का जो कल्चर था, स्कॉटलैंड की जो लैंग्वेज थी, ठीक है, गैलिक लैंग्वेज थी वहां पर उन लोगों की, उस लैंग्वेज को उन लोगों ने सप्रेस करा और धीरे धीरे करके जो स्कॉटलैंड के लोग थे उनमें भी इंग्लिश वाली फीलिंग्स आ गई। अच्छा, फिर आप देखोगे, अब आयरलैंड की बात करते हैं। आयरलैंड जो है एक लार्जली कैथोलिक कंट्री थी जहां पे कैथोलिक बहुत ज्यादा थे। एक बार समझो कि कैथोलिक कौन होते हैं और प्रोटेस्टेंट्स कौन होते हैं, उसको एक बार समझो। देखो, कहते हैं कि जो कैथोलिक लोग थे भैया, ये 1st सेंचुरी एडी से ही रह रहे हैं, यानी कि जो क्राइस्ट के बर्थ के बाद से ही ये लोग जो है रह रहे हैं। अब लेकिन जो आपके प्रोटेस्टेंट्स है वो 16 सेंचुरी एडी के बाद आते हैं। कब आते हैं? 16 सेंचुरी एडी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था? पहली बात, डिफरेंस ये हुआ कि कैथोलिक्स बहुत पहले से रह रहे हैं, ठीक है, 1500 साल पहले से, और जो आपके कैथोलिक जो प्रोटेस्टेंट्स है वो बहुत बाद में आते हैं। एक और डिफरेंस क्या हुआ, मेजर डिफरेंस ये होगा कि जो कैथोलिक लोग थे वो बाइबल को भी मानते थे, ठीक है, प्लस वो लोग जो क्राइस्ट है, क्राइस्ट की टीचिंग्स को भी मानते थे कि भैया जो क्राइस्ट है, जो जीसस क्राइस्ट है, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, जो उनके बारे में टीचिंग्स है, उन्होंने अपने चर्च बनाए, चर्च में उनकी किताबें लिखी, अलग अलग यहाँ पे कुछ क्राइस्ट की टीचिंग्स वगैरह लिखी और वो लोग उसको भी मानने लग गए। लेकिन जो बाद में प्रोटेस्टेंट्स आते हैं, प्रोटेस्टेंट्स में काफी इंपॉर्टेंट नाम था, आई होप आप लोगों ने सुना होगा, मार्टिन लूथर किंग। सुना है ना, जरूर नाम सुना होगा। अगर ये नहीं पता होगा कौन सा, नाम जरूर सुना होगा कि हाँ मार्टिन लूथर किंग कोई था इंसान। वो प्रोटेस्टेंट्स ही थे जिन्होंने ये रिफॉर्मेशन चलाया था, ये मूवमेंट चलाया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि जो कैथोलिक लोग हैं, जो मानते हैं कि हाँ जी क्राइस्ट की टीचिंग में विश्वास रखते हैं, क्राइस्ट के चर्च पे विश्वास रखते हैं, उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो सिर्फ बाइबल को मानते हैं एज द मेन सोर्स। उन लोगों के लिए क्राइस्ट की टीचिंग मैटर नहीं करती है जो कि उन लोगों ने अपने चर्च में लिखी है, क्योंकि उनका मानना है कि कैथोलिक ने अपने अकॉर्डिंग उनकी टीचिंग्स को लिखा है, लेकिन बाइबल जो है वो ऑफिशियल सोर्स है और वही ओनली सोर्स है हम लोगों का मानने का, क्राइस्ट में विश्वास करने का। समझ में आया? तो यहाँ पर कहते हैं कि कैथोलिक यहाँ पर बहुत पुराने हैं, बाइबल में और जो क्राइस्ट की टीचिंग है उन दोनों में विश्वास रखते थे, लेकिन जो आपके प्रोटेस्टेंट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल में विश्वास रखते थे। एक ही डिफरेंस हुआ और ये बहुत बाद में आए थे, अराउंड 15 to 16 सेंचुरी एडी के बाद। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि जो आयरलैंड थी वो एक लार्जली कैथोलिक कंट्री थी, वहां पर ये लोग ज्यादा रह रहे थे, लेकिन जो इंग्लिश थी उस इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट्स के साथ मिल जाते हैं, जो लोग कम है मिल गए उनके साथ, और वहां पे क्या करते हैं, रिवोल्ट सा कर देते हैं, अटैक कर देते हैं और यहाँ पे हेल्प करते हैं प्रोटेस्टेंट्स को ताकि वो कैथोलिक को सप्रेस कर सके। और फाइनली 1801 में भी आयरलैंड को भी बड़ी फोर्सफुल तरीके से 1801, देखो 1707 में तब हुआ और उसके करीब करीब 100 साल होने में 6 साल बचे हैं बस, तो उस टाइम पे इन लोगों ने आयरलैंड को भी अपने अंडर कर लिया। समझ में आई वाली बात? यानी कि इन लोगों ने क्या करा, पहले वेल्स को अपने अंडर करा 15 सेंचुरी में, उसके बाद इन लोगों ने स्कॉटलैंड को अपने अंडर करा। किसने? इंग्लिश लोगों ने। कब करा? 1707 में यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फाउंड हो गया था एक्ट ऑफ यूनियन में, ठीक है, 1707 में। उसके बाद इन लोगों ने जो आयरलैंड था, जो साइड वाला पार्ट था, उसको भी 1801 में अपने साथ जो है कर लिया था, और यहाँ पर फॉर्म होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फाइनली 1801 में। तो आप लोगों ने देखा कि ब्रिटेन यहाँ पर जो टोटल फॉर्म कब हुआ आपका 1801 में, यानी कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कब खत्म हुआ 1801 में, इटली का यूनिफिकेशन कब खत्म हुआ 1861 में, और जर्मनी का कब खत्म हुआ 1871। तो हमने उल्टा पढ़ा है, मैं जर्मनी फिर इटली फिर ब्रिटेन की, आपकी बुक में ऐसे ही है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, होप रियली होप सो, जर्मनी का, इटली का और यूके का, ठीक है, तीनों समझ में आ गए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एलिगरी क्या होता है। देखो बहुत सिंपल सा शब्द, आपकी बुक में आपने ये पिक्चर देखी होगी, दिस इज जर्मेनिया, जो कि यहाँ पर जर्मन की एलिगरी है। देखो एलिगरी का मतलब क्या होता है, अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आया, कोई वर्ड आया, कोई भी आइडिया आया, उस आइडिया को जो आपने कोई शेप दे दी, आपने कोई पिक्चर बना दी उस आइडिया से, आपके दिमाग में वो इंसान आ गया कि ऐसा, कि वो है वो। फॉर सपोज मैंने आपसे बोला लालची, लालची सुनकर, लालची सिर्फ ऐसी एक फीलिंग है, वो एक इमोशन है, आपने वो लालची वर्ड सुनकर, एक जस्ट एक आइडिया है ऐसे नॉर्मल, आपने वो वर्ड सुनकर उससे आपको कौन याद आया, उससे आपने किसकी पिक्चर बनाई, तो वो जो आपने इंसान बनाया, उससे कोई कंट्री बनाई, कुछ ही बनाया, तो वो क्या है, आपकी एलिगरी है, उसे हम कहते हैं एलिगरी। कि जब हम किसी भी एक नॉर्मल आइडिया को एक शेप दे दें, एक फॉर्म दे दें, उसे हम सिंपली बोलते हैं
अलीगढ़ी। एग्जाम्पल समझो, मैंने बोला टेररिस्ट नेशन, ये जो बिल्कुल टेररिस्ट लोग हैं, तो आपसे वो सुनकर आपने किसी भी कंट्री का फ्लैग बना दिया, तो मैंने आपको सिर्फ एक वर्ड दिया, आइडिया दिया, उससे आपके दिमाग में जो भी कंट्री है, जो भी लोग आया, जो भी इंसान आया, ठीक है, मैं बोलूंगी धोखा, धोखा सुनकर जो आपके दिमाग में आए, मैं बोलूंगी लव, लव सुन के जो दिमाग में आए, मैं बोलूंगी मित्र, दोस्त, तो सुन के जो दिमाग में आए आपके, तो आप जब आप किसी भी आइडिया को एक शेप दे दो, एक फिगर दे दो, एक फॉर्म दे दो, उसे आप सिंपली बोलते हो एलिगरी। अब इसी एलिगरी को हम यहाँ पे क्या होता है, जब हम कंट्री की बात करते हैं, कंट्री में अब जब हमें किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है, तो यूजुअली हम किसी भी कंट्री को जब शेप देते हैं या फिगर देते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज फीमेल फिगर, नॉट मेल फिगर, हम उसको करते हैं एज फीमेल फिगर। एग्जाम्पल देखोगे, जर्मन को हमने रिप्रेजेंट करा है इस जर्मेनिया से, ठीक है। अच्छा, फ्रांस को हम करते हैं वराइना से, और आपको पता है इंडिया में हम भारत पिता नहीं बोलते हैं ना, हम इंडिया में क्या बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं। तो हमने इंडिया का भी जो अपना आइडिया था, हमने उसको भी एक अलग फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट करा है। तो जब भी हम किसी आइडिया को, किसी नेशन का, किसी नेशन को एक आइडिया को, सिर्फ और सिर्फ एक नेशन को हम एक रूप देते हैं, एक फॉर्म देते हैं, उससे हम सिंपली क्या बोलते हैं, अपनी एलिगरी। समझ में आया? ठीक है, अब देखो कह रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को पता है, आपको दिखा रखा है बुक में, इस स्वॉर्ड का मतलब है कि वो लड़ने के लिए तैयार है। स्वॉर्ड पे जो यहाँ पे ये पत्तियां हैं, इसका मतलब है कि वो पीस के लिए भी तैयार है। ये जो ऊपर ओक लीव्स है, इसका मतलब है हीरोइज्म दिखाता है उसका, ठीक है। और क्या था, ये ब्रेस्ट प्लेट, जो यहाँ पर ब्रेस्ट पे जो ईगल की प्लेट लगी हुई है, ये इसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लैग है, ये फ्रांस का फ्लैग है, ठीक है। फ्रांस के फ्लैग में कलर्स कौन कौन से हैं, अगर आप लोगों ने कमेंट करके बताया नहीं तो बता दो मुझे कमेंट करके, ठीक है, तो बाकी लास्ट तक बता ही दूंगी। अच्छा, जो पीछे से सूरज की किरणें निकल रही है, उसका मतलब क्या है, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, एक नया एरा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीजें, आई होप इतना ही है इसके अंदर, इस वाले पिक्चर में, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप लोगों ने अपनी 10th क्लास में जो आपका चैप्टर नंबर 2 आएगा अभी, नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें आप लोग भारत माता किन किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है, उनके 4 हाथ में क्या क्या चीजें हैं, तब पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। उसमें आप लोग समझोगे कि मैंने यहाँ पे क्यों बोला है कि भारत माता है। जिस तरीके से हर एक यहाँ पर जर्मेनिया के हाथ में जो भी है, जो उसने पहन रखा है, वो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम ऐसे ही हमारी भारत माता के चारों हाथों में जो सामान है, एक माला, बुक वगैरह, वो सब किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं अपने बल्कन्स एरिया में, कि बल्कन्स में क्या चल रहा है। एक बार देख लो कि बल्कन्स का एरिया कौन सा है। ये जो आपका एरिया है पूरा का पूरा, ये नॉर्थ वेस्ट एशिया वाला जो पार्ट है, इटली के साइड वाला, इटली का ईस्ट वाला पार्ट है, वैसे आपका वेस्ट एशिया वाला पार्ट है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया आप देखोगे बल्कन्स का एरिया। इसी के अंदर देखो ग्रीस भी है, बुल्गारिया भी है, मैकेडोनिया भी है। अच्छा, मैकेडोनिया आप लोगों ने डोरेमोन में सुना होगा, सुना है कि मैकेडोनिया से आया है वो, मुझे नाम नहीं याद कौन थी वो, उड़ने वाली थी कोई, तो मैकेडोनिया से आई है, तो वो कुछ चलता है कब्जा करने के लिए जापान पे, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा डोरेमोन याद आ गया मेरे को। अच्छा ठीक है, चलो देखो यहाँ पे स्लोवेनिया भी है, मोल्देविया भी है, क्रोएशिया भी है, सर्बिया भी है, कोसोवो भी है, अलग अलग कुछ कुछ कंट्रीज जो कि इस बल्कन्स वाली एरिया का पार्ट है। क्या ये बल्कन्स एरिया, कौन है बल्कन्स, बताती हूँ। बल्कन्स एक ऐसा बहुत बड़ा ही ज्योग्राफिकल एरिया था जहां पे बहुत अलग अलग लोग रहते थे, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग कम्युनिटीज हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग लैंग्वेज है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, कस्टम्स है, फोक डांस, फोक म्यूजिक, सब कुछ अलग अलग है। देखो ना, बुल्गारिया में जो लोग रह रहे हैं और जो लोग ग्रीस में रह रहे हैं, ऊपर नीचे का फर्क है काफी, वो लोग डिफरेंट होंगे ना, वैसे बात, उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशंस, उनके कस्टम्स, उनका आर्ट, उनका आर्किटेक्चर, सब कुछ अलग होगा एक दूसरे से। सेम ऐसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के लोग रह रहे थे। जो भी लोग इस बल्कन्स के एरिया में रहते हैं, हम उन लोग को बोलते हैं स्लैव्स। इट्स नॉट स्लेव, गुलाम वाला नहीं, वी के आगे ई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ SLAVS, यानी कि स्लैव्स, हम बोलते हैं इन लोगों को स्लैब्स हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कहते हैं बल्कन जो है भैया, पहले ये भी ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, लेकिन जैसे ही रोमांटिक नेशनलिज्म आया, ठीक है, जैसे ही वो रोमांटिक नेशनलिज्म आया, लोगों के मन में फीलिंग आई कि नहीं, हमारा अपना कल्चर है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है, हमारी अपनी लैंग्वेज है, हमारी अपनी इमोशंस है, हमारी अपनी फीलिंग्स है, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। तब लोग जो है धीरे धीरे करके इस ऑटोमन एम्पायर से टूटने लग गए, क्योंकि जो अलग अलग कंट्रीज थी वो इस एम्पायर से टूट रही थी। तो जो यूरोपियंस थे, जो कुछ मेजर कंट्रीज थी, वो चाह रही थी कि हम इस बल्कन्स वाले एरिया पे अपना कब्जा जमा ले, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो। खासकर उस टाइम पे यही थी, यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस वगैरह। इन लोगों का था कि नहीं, हम जो है इस वाले एरिया पे अपना कब्जा जमाते हैं। अब क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जो धीरे धीरे करके टूट रहा था, आपने देखा होगा, देखो ये बात कब की चल रही है, अराउंड ये बल्कन्स का एरिया है, तो 18 की बात चल रही है।
अच्छा, क्योंकि आप देखोगे ग्रीस भी जो है इस वाले एरिया से अलग हो गया था, है ना? देखा है आपने, ग्रीस भी अलग हो चुके थे, ग्रीक लोग भी 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू, तो ये भी अलग हो गए थे। अब क्योंकि धीरे धीरे करके सब नेशन जो है अलग हो रहे हैं, तो बाकी सबके मन में भी ये आ रहा है कि हमें इस ऑटोमन एम्पायर से हट जाना है। अब देखो बहुत बड़ा एम्पायर है जो कि ऑटोमन्स के अंडर है, धीरे धीरे करके एक कंट्री निकली, दूसरी कंट्री निकली, उस टाइम पे तीसरी कंट्री भी निकली, तो बाकी कंट्रीज में भी उठ रहा है कि नहीं भाई हमें भी अलग ही होना है। अब एक ऐसा एरिया जहां पर जो ऑटोमन्स के अंडर था सब वहां से निकल रहे हैं, अब उन एरियाज पे जो निकल रहे हैं वहां से उस पे भी जो यूरोपियन कंट्रीज है वो चाहते हैं कि हम उस पर कब्जा जमा लें। प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर वही वाली चीज हो रही है कि यहाँ पर अब सब चाह रहे हैं कि हमें अलग निकलना है, प्लस जो बाकी कंट्रीज है बड़ी बड़ी वो चाह रही है हम कब्जा कर ले इस पे। तो ये जो आपका एरिया था ये बल्कन्स वाला इतना ज्यादा ही अनस्टेबल एरिया, बहुत फ्रेजाइल एरिया बन गया था कि जहां पर तोड़ा फोड़ी बहुत हो रही थी, बहुत उटपटांग हरकतें हो रही है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, कोई हट रहा है कोई उसको ले रहा है, बहुत चीजें यहाँ पर हो रही थी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये जो एरिया था ये बहुत, इसमें टेंशन बहुत आ गई, बहुत अनस्टेबल एरिया हो गया था ये। कहते हैं, बता चुकी हूँ कि जो यूरोपियन सब्जेक्ट्स थे अलग अलग, वो भैया क्या होता है भाई जो यूरोपियन की कंट्रीज है वो उससे भी अलग होना चाह रही है कि हम यहाँ से भी हट सके, हम उससे कंट्रोल में भी ना रहें एक एक करके, और वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रही थी। और फिर चाहे दूसरे को मार धाड़ करनी पड़े लेकिन हम तो एक्सपैंड करेंगे, हम तो चाहे किसी को मारना पड़े, किसी कंट्री के ऊपर चढ़ना पड़े, लेकिन हम तो अपने एरिया को एक्सपैंड करेंगे, सबके मन में ये था। फिर बता चुकी हूँ जो इंपीरियल पावर्स आएंगे, अब यहाँ पे रशिया है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, अब वो भी चाहेंगे कि हम इस एरिया के पे कंट्रोल कर ले, और इसी के बाद जो आपका वॉर शुरू हो जाएगा आपका 1914 में, दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर के 1918 तक। नाउ अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो बल्कन्स का एरिया है उसमें टेंशन बहुत बढ़ रही है, क्योंकि लोग जो ग्रीक एम्पायर था, सॉरी जो ऑटोमन एम्पायर था उनसे हटना चाह रहे थे, और जो यूरोपियन कंट्रीज है वो चाह रहे थे कि हम इन पे कब्जा जमा ले। जो यूरोप के अंदर थे ऑलरेडी, जो यूरोपियन सब्जेक्ट्स यानी कि जो लोग यूरोपियन कंट्रीज के अंडर हैं, जो कंट्रीज यूरोपियंस के अंडर है, वो कंट्रीज भी यूरोपियन से हटना चाह रही है, वो लोग और हथियाना चाह रहे हैं, अपने एरिया को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो दूसरे को मारना पड़े कुछ भी करना पड़े, तो इस बल्कन्स वाले एरिया में अलग ही टेंशन चल रही है। इसलिए ये जो एरिया था बहुत फ्रेजाइल हो गया, बहुत तो अजीब सा हो गया, अनस्टेबल जोन बन गया था। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कोई भी मतलब कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन डीएम मी इन माय लाइक इंस्टाग्राम प्रगति अग्रवाल ऑफिशियल, नाम भी सर्च कर सकते हो, वरना आप लोग सिर्फ डीएम मुझे मेरे लिंक पे क्लिक करके भी कर सकते हो। बट प्लीज कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर डाउट्स, फॉर योर क्वेरीज, जो आप लोगों को ठीक लगे। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो पूछो, मेरे ना हो तो वेल एंड गुड, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो वीडियो को, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो उनका भी थोड़ा भला हो जाए। ठीक है, अगर आप लोगों को स्पीड फास्ट लगी हो तो प्लीज मुझे वो भी बता देना, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दैट कि ठीक है मैं उसको स्लो कर सकूं, ऐसा बहुत फास्ट ना हो जाए कि आप लोगों को समझ में ना आए। बाकी उसके अलावा कोई भी इशू हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ठीक है, ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे भी ऐसी वीडियोस में लेकर आऊंगी। चैप्टर 2 अपलोड करूंगी, इसके बाद आपकी हिस्ट्री का, फिर उसके नोट्स आएंगे, धीरे धीरे करके ऐसे अपलोड कर रही हूँ। आई एम वर्किंग, आई एम बहुत सारे काम एक्चुअली करने के लिए, बहुत सारी स्टडीज है तो मैनेज करना पड़ता सब कुछ। बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखी हो तो, एंड थैंक यू सो मच एंड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।